Integrate it. Add wins to your career. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मशीनरी के बारे में। इससे पहले हमने ब्रिक्स और स्टोन्स के बारे में पढ़ लिया था। तो अब देखते हैं मशीनरी क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। मशीनरी का मतलब सिंपल मतलब होता है चिनाई करना। क्या होता है? चिनाई करना। जैसे दीवार हो गई, ईंटों की दीवार हो गई या पत्थर की दीवार हो गई, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मशीनरी वॉल बोलते हैं। तो वही अपना होता है मशीनरी। अब मशीनरी वॉल अपने मतलब मशीनरी जो है क्या क्या काम आ सकता है? एक कोई बड़ा रूम है, हॉल है, जिसको पार्टीशन करने के काम आ सकता है, इनके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। या फिर लोड बेयरिंग वॉल्स, जैसे पुराने स्ट्रक्चर होते थे, आजकल तो क्या फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो पुराने जितने भी स्ट्रक्चर्स होते थे उसमें जनरली क्या होता था कि जो दीवारें होती थी वो क्या करते थे, पूरा का पूरा लोड लेती थी। तो लोड बेयरिंग वॉल्स होती थी। तो इट कैन बी लोड बेयरिंग वॉल्स, इट कैन बी पार्टीशन वॉल, तो कुछ भी हो सकती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? मशीनरी इज डिफाइंड एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स बॉन्डेड टुगेदर विथ मोर्टर। अब देखो, अब जितने भी बिल्डिंग यूनिट्स हैं, बिल्डिंग यूनिट्स क्या क्या हो सकती है? स्टोन्स हो सकते हैं, ब्रिक्स हो सकता है, कुछ भी प्रीकास्ट कंक्रीट के ब्लॉक्स हो सकते हैं, या कोई लकड़ी हो सकती है, जो भी चीजें। अब इन सबको आपस में जोड़ना, इन सबको आपस में बॉन्ड बनाना इज नोन एज अपने मशीनरी। अब वो जोड़ेंगे किसकी हेल्प से? वो जोड़ेंगे अपन मोर्टार की हेल्प से। तो मोर्टार हम लोग देख चुके हैं, और मशीनरी भी हम लोग सॉरी मोर्टार और जो बिल्डिंग यूनिट्स है, छोटी छोटी स्टोन्स और ब्रिक्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उन दोनों को आपस में जोड़ने वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मशीनरी। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी कि मान लो आपने ब्रिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ले ली, और मोर्टार जो है आपने अगर कम स्ट्रॉन्ग लिया, यानी कि जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम है, तो क्या होगा कि जो दीवार होगी वो लोड की वजह से फेल किसके अंडर होगी? जो मोर्टार होगा, जो जॉइंट होगा, एक्चुअली वो जॉइंट जो है वो उसको कैरी करने की कैपेसिटी नहीं होती। जो मोर्टार उनको बिल्डिंग यूनिट्स को, ब्रिक्स को या स्टोन को आपस में बांध के रखा है, वो उनको बांध के रख ही नहीं पाएगा, वो मोर्टार वहां से निकल जाएगा। और अगर ब्रिक्स कमजोर हुई तो ब्रिक्स या स्टोन्स मोर्टार से कमजोर हुए तो वो फेल हो जाएंगे, वो कंप्रेस हो जाएंगे, मतलब क्रश हो जाएंगे। तो किसी भी कंडीशन में अपने को ध्यान रखना है कि ना तो मोर्टार की स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, ना ब्रिक्स या स्टोन्स की। इनकी जो स्ट्रेंथ है लगभग बराबर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई एक बिल्डिंग यूनिट बहुत ज्यादा कमजोर है, दूसरा बिल्डिंग यूनिट बहुत ज्यादा मजबूत है। ऐसा कहीं नहीं करना। आपको रखना है कि दोनों लगभग एक जैसे हो, मोर्टार भी ज्यादा वीक ना हो और ना ही ब्रिक्स ज्यादा वीक हो। ये ध्यान रखना है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि दोनों की स्ट्रेंथ लगभग इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। अब मशीनरी इज नॉर्मली यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, अब देखो फाउंडेशन के अंदर हम लोग मशीनरी काम में लेते हैं, वॉल्स के अंदर काम में लेते हैं, कॉलम्स के अंदर काम में लेते हैं। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? मशीनरी बोलते हैं। द बेसिक एडवांटेज ऑफ मशीनरी कंस्ट्रक्शन इज इन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। बेसिक एडवांटेज क्या है कि हम लोग लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बिसाइड्स इट परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। कौन कौन से? लोड बियरिंग के अलावा सपोर्टिंग लोड्स, लोड को सपोर्ट करने के लिए, या सब डिवाइडिंग स्पेस, यानी कि इसलिए पार्टीशन वॉल। सब डिवाइडिंग स्पेस का मतलब क्या हुआ? पार्टीशन वॉल बनाने के लिए भी काम में लिया जा सकता है। मैंने अभी बताया था आपको। प्रोवाइडिंग थर्मल एंड एकॉस्टिक इंसुलेशन। पर थर्मल एंड एकॉस्टिक इंसुलेशन, एकॉस्टिक का मतलब होता है साउंड। ठीक है। अब थर्मल इंसुलेशन, जैसे ये मान के चलो रसोई में जैसे खाना बन रहा होता है, तो रसोई का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो क्या वो रूम को भी गर्म कर देता है? क्या नहीं करता ना, क्योंकि बीच में दीवार होती है। तो दीवार किसका इंसुलेशन का काम करता है? थर्मल इंसुलेशन। एक रूम में एसी चल रही है, तो क्या उस रूम की एसी का दूसरे रूम से कोई लेना देना? दूसरा रूम ठंडा थोड़ी होता है, वही रूम ठंडा रहता है। तो ये रीजन है कि दीवार जो होती है, जनरली जो मशीनरी वॉल जो होती है, वो किसका काम करती है? थर्मल इंसुलेशन। और एक रूम में मान लो ज्यादा तेज स्पीकर वगैरह चल रहे हैं, या एक रूम में आप बैठ के बात करते हो, क्या दूसरे रूम में सुनाई देती है? नहीं सुनाई देती। तो साउंड इंसुलेशन का भी काम करता है। अगर वही बीच में अगर कोई दीवार नहीं होगी, तो आराम से हवा भी पास होएगी और आवाज भी जाएगी, यानी कि थर्मल और एकॉस्टिक इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं होगा। तो इसलिए कभी कभी एकॉस्टिक और थर्मल इंसुलेशन के लिए भी हम लोग मशीनरी वॉल बना देते हैं। ठीक है। फॉर साउंड मशीनरी, द मशीनरी यूनिट शुड बी ऑफ सफिशिएंट स्ट्रेंथ। ये जो अभी पॉइंट मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, स्ट्रेंथ वाला, should be sufficient strength and the mortar should be of required proportion। required proportion का मतलब है जैसी स्ट्रेंथ बिल्डिंग यूनिट्स की है, वैसी लगभग स्ट्रेंथ किसकी होनी चाहिए? अपने मोर्टार की होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट इन द मशीनरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट क्यों नहीं होना चाहिए, अभी मैं आगे जब अपन स्लाइड्स देखेंगे उनमें बता दूंगा। ठीक है। पर ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे पहले, मशीनरी जनरली दो तरह की होती है। अगर ब्रिक्स है बिल्डिंग यूनिट्स, तो ब्रिक्स मशीनरी, और अगर स्टोन बिल्डिंग यूनिट्स है तो स्टोन मशीनरी। तो ब्रिक मशीनरी में जरूरी चीजें क्या हो गई?
ब्रिक्स एंड मोर्टार। ठीक है, अब ब्रिक्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे ट्रेडिशनल ब्रिक्स क्या होती है, मॉड्यूलर ब्रिक्स क्या होती है। ट्रेडिशनल ब्रिक्स की साइज क्या होती है 23 इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर, और ये होती है 19 इंटू 9 इंटू 9। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, फिर भी एक बार देख लो। ट्रेडिशनल ब्रिक्स, दीज आर दोज ब्रिक्स विच हैव नॉट बीन स्टैंडर्डाइज्ड इन द साइज। देखो ट्रेडिशनल ब्रिक्स तो लगभग ये साइज है, बाकी अगर आपको चाहिए कि आपको चाहिए भाई 15 इंटू 5 इंटू 5 साइज की ब्रिक चाहिए, तो वो भी आप बनवा सकते हो, कोई भी साइज के आप बनवा सकते हो। अब स्टैंडर्ड ब्रिक का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में वही साइज ब्रिक की चलेगी। उससे क्या फायदा होगा कि आपको जो मोल्ड है अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग साइज नहीं मिलेगी, ब्रिक की सब जगह एक मिलेगी। मोल्ड जो है आपको एक ही बनाना, ऑल ओवर वर्ल्ड में वही मोल्ड चलेगा, तो खर्चा क्या आएगा, कम आएगा, और सारा जो कैलकुलेशन होगा उस स्टैंडर्ड ब्रिक के हिसाब से हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या होगा कि हर बार अगर साइज अलग होगी तो आपको हर बार कैलकुलेशन अलग करनी पड़ेगी। जैसे आपसे पूछ ले 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में स्टैंडर्ड ब्रिक्स कितनी होती है, तो आपको पता है ब्रिक वर्क में होती है 500, और अगर विदाउट मोर्टार है तो 650 होती है। तो ये सब कैसे कैलकुलेट हुआ, ये जब स्टैंडर्ड है तभी कैलकुलेट हम लोग कर पाए, अदरवाइज हमको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये हम लोग जैसे चाहे वैसे करवा सकते हैं, बट जनरली ये साइज होता है। अगर इंचेस में देखें तो 9 इंचेस इंटू 4.5 इंटू 3 इंचेस होता है। ठीक है, मॉड्यूलर ब्रिक्स को ही हम लोग स्टैंडर्ड ब्रिक्स बोलते हैं। दीज आर दोस ब्रिक्स विच कंफर्म टू द साइज लेड डाउन बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो साइज चल रही है मॉड्यूलर ब्रिक की साइज ये होती है। और नॉमिनल साइज का मतलब क्या होता है कि इट इंक्लूड्स मोर्टार को वो इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, नॉमिनल साइज इंक्लूड्स मोर्टार थिकनेस, ये लिखा हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाता है कई बच्चे मॉड्यूलर साइज स्टैंडर्ड साइज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मॉड्यूलर साइज और स्टैंडर्ड साइज तो सेम है, लेकिन नॉमिनल जो साइज होती है स्टैंडर्ड ब्रिक या मॉड्यूलर ब्रिक की, वो क्या होती है 20 इंटू 10 इंटू 10। मॉड्यूलर ब्रिक्स आर इकोनॉमिकल टू मैन्युफैक्चर, अभी मैंने बोला इकोनॉमिकल होती है मैन्युफैक्चर, क्यों, रिक्वायर लेस एरिया फॉर ड्राइंग एंड स्टेकिंग एंड रिक्वायर लेस ब्रिक वर्क फॉर द सेम सरफेस एरिया ऑफ द वॉल इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल ब्रिक वर्क। तो सरफेस एरिया भी इसके लिए कम चाहिए, नंबर ऑफ जॉइंट्स भी इसमें कम होते हैं, इस ब्रिक्स में नंबर ऑफ जॉइंट्स भी कम होते हैं, इसलिए ये थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है। अब टर्म्स कौन कौन सी यूज करते हैं ब्रिक मशीनरी में, कुछ टर्म्स आपको ध्यान रखना। अगर एक जो फुल ब्रिक होती है, एक फुल ब्रिक जिसकी साइज 19 इंटू 9 है, तो उसको तो हम लोग बोलते हैं फुल ब्रिक। ठीक है, अगर इस ब्रिक की लेंथ 3/4 कर दिया जाए, यानी कि जो 19 सेंटीमीटर है इसकी जो लेंथ है उसको अगर 3/4 कर दिया जाए तो इसको बोलेंगे 3/4 बेट, और अगर लेंथ हाफ कर दी जाए तो उसको बोलेंगे हाफ बेट। बाकी विड्थ और हाइट में कोई चेंज नहीं करा है, सिर्फ लेंथ में चेंज करने से, आधी करने से हाफ बेट हो जाएगा, 3/4 कर देंगे लेंथ तो 3/4 हो जाएगा, और अगर 1/4 कर देंगे तो क्वार्टर बेट। अगर लेंथ क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी लेंथ, तो उसको बोलेंगे क्वार्टर बेट। बाकी अपने को देखो क्वीन क्लोजर होता है, एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, क्वीन क्लोजर और किंग क्लोजर में आप लोग कई बार क्वेश्चन आता है और कंफ्यूज भी होते हैं। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। क्वीन क्लोजर में क्या होता है, लेंथ जो होती है वो तो फुल रहती है, लेकिन जो विड्थ होती है वो क्या हो जाती है b/2 हो जाती है। लेंथ तो फुल रहती है, विड्थ हाफ हो जाती है। लेकिन किंग क्लोजर में एक ट्रायंगुलर पोर्शन कट करते हैं, क्या कट करते हैं, ट्रायंगुलर पोर्शन कट करते हैं। ट्रायंगुलर पोर्शन इस हिसाब से कट करते हैं कि एक किनारे में लेंथ आधी हो जाए और एक तरफ से विड्थ आधी हो जाए। लेंथ और विड्थ आधी हो जाएगी, यहाँ से देखो लेंथ और विड्थ आधी हो गई तो इसको बाहर निकाल लिया यहाँ से, तो ये जो पीछे बच जाएगी उसको क्या बोलेंगे, किंग क्लोजर। ठीक है, क्वीन क्लोजर में कट जो होता है अलोंग द लेंथ होता है, अलोंग द लेंथ। अगर ये अक्रॉस द लेंथ होता तो वो क्या बनता, हाफ बेट या 3/4 बेट या क्वार्टर बेट बनता, लेकिन अलोंग द लेंथ है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रिक इज नोन एज इफ इट इज कट अलोंग द लेंथ, कट हाफ कट अलोंग द लेंथ, तो वो क्या माना जाएगा, उसको बोलेंगे क्वीन क्लोजर ब्रिक। अब देखो ब्रिक, फुल ब्रिक में जो बेड होता है, बेड को क्या बोलता है, अगर मैंने क्या बोला था, अगर फ्रॉग ऊपर की तरफ है तो ब्रिक को लेड कैसे करा, फ्लैट, तो उसी को फ्लैट को उस टाइम उस ब्रिक को क्या बोलते हैं, ब्रिक इज ऑल्सो लेड अलोंग इट्स बेड। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, जब फ्रॉग ऊपर होगा तो उसको बोलेंगे बेड, यानी कि L इंटू एच आएगा नीचे की तरफ, ठीक है, L इंटू बी आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब ये जो किनारे होते हैं, जैसे ये किनारा है, ब्रिक के जो एजेस होते हैं उन एजेस को हम लोग बोलते हैं एरिस। क्या बोलते हैं, एरिस। किनारों को क्या बोलते हैं, एरिस। और ये जो बीच में जो
पोर्शन होता है, जो डिप्रेस्ड पोर्शन होता है, इनकी जो खाली जगह होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉग, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। एक साइड होता है स्ट्रेचर। स्ट्रेचर आपका जो ब्रिक है उसकी जो लंबी वाली साइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेचर बोलते हैं। लंबी वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर। जैसे मोबाइल, इस मोबाइल को मान के चलो कि ये मान लो ब्रिक है, तो इसकी लंबी वाली साइड कौन सी, ये वाली, तो ये क्या माना जाएगा, ये स्ट्रेचर। जब अगर आपको सामने ये साइड दिखेगी तो आप इसको क्या बोलोगे, स्ट्रेचर। लेकिन अगर आपको इसका छोटा वाला पोर्शन सामने दिखेगा, अगर आपको L इंटू एच दिख रहा है, ठीक है, L इंटू बी दिख रहा है, सॉरी L इंटू एच दिख रहा है, तो आप बोलोगे स्ट्रेचर। और लेकिन अगर आपको B इंटू एच दिखे, B इंटू एच यानी कि विड्थ और हाइट दिखे, आपको उसकी लेंथ नहीं दिख रही, यानी कि 9 इंटू 9 दिखे, तब तो आप बोलोगे उसको हेडर। और अगर 19 इंटू 9 दिखे तब आप उसको बोलोगे स्ट्रेचर। ये वर्ड्स ध्यान रखना है आपको। स्ट्रेचर किसको बोलते हैं, हेडर किसको बोलते हैं, किंग क्लोजर किसको बोलते हैं, किंग क्लोजर। एरीज के बारे में पूछा जाता है तो कई बच्चे ध्यान नहीं देते। एरीज क्या होता है, एरीज होता है उसके जो एजेस होते हैं उनको बोलते हैं, ब्रिक के एजेस को बोलते हैं एरीज, ठीक है। अब देखो, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई ब्रिक वॉल ऐसे बनाई हुई है, ठीक है। अब ये बीच में देखो, यहाँ ऐसे जगह छोड़ी हुई है, ये बीच बीच में यहाँ पर ऐसे जगह छोड़ी हुई है, तो इसको बोलते हैं टूथिंग। अब इस टूथिंग का मतलब क्या होता है कि इन फ्यूचर यहाँ पर आगे कंस्ट्रक्शन होना है। अभी कंस्ट्रक्शन जो है आधा अधूरा करा हुआ है, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन नहीं है। इन फ्यूचर आगे कंस्ट्रक्शन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं टूथिंग, ठीक है। क्या किसको बोलते हैं, टूथिंग, कि अगर फ्यूचर में आगे कंस्ट्रक्शन होना है तो उसको हम लोग बोलते हैं टूथिंग। और खाली जगह छोड़ देते हैं, यानी कि दीवार को अधूरा छोड़ देते हैं, पूरा कंप्लीट नहीं करते और ब्रिक्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। और देखो, ये जैसे है, आपको पूरी लंबाई दिख रही है ब्रिक की, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेचर। इसको देखो, आपको सिर्फ दो छोटे वाले साइड दिख रहा है तो हेडर बोलेंगे, फिर वापस स्ट्रेचर, ये भी स्ट्रेचर है। जैसे ऊपर ये सारे हेडर्स हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, हेडर किसको बोलते हैं, स्ट्रेचर किसको बोलते हैं। अगर किसी, अब ये इनको बोलते हैं, एक एक लाइन को क्या बोलते हैं, कोर्स। एक एक लाइन को हॉरिजॉन्टल, इनके बीच में हॉरिजॉन्टल जब वो आ रहा है मोटर, सॉरी हॉरिजॉन्टल जॉइंट के बाद में जो ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर उस लेयर के अंदर किसी एक हॉरिजॉन्टल लेयर के अंदर ओनली स्ट्रेचर हो, ओनली स्ट्रेचर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेचर कोर्स। और अगर ओनली हेडर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हेडर कोर्स। ओनली अगर स्ट्रेचर है तो स्ट्रेचर कोर्स, ओनली अगर हेडर है तो हेडर कोर्स। हेडर कोर्स मतलब उस लेयर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, ब्रिक तो पूरी है लेकिन आपको सामने क्या दिख रहा है, ओनली हेडर्स दिख रहे हैं। सामने दिखने से मतलब ओनली हेडर्स दिखते हैं तो उसको बोलते हैं हेडर कोर्स। अगर ओनली स्ट्रेचर दिखेगा तो आपको उसको बोलोगे स्ट्रेचर कोर्स, ठीक है। अब इनको लैप भी बोलते हैं, जॉइंट्स को लैप भी बोलते हैं। अगर जो किनारे पे जो पत्थर है ना, किनारे पे जो ब्रिक है उसको बोलते हैं क्यूनोइन। क्या बोलते हैं, क्यूनोइन, QUOIN, क्यूनोइन बोलते हैं। जो भी किनारे पे ब्रिक होगी, अगर स्टोन है तो भी उसको क्यूनोइन बोलेंगे। जनरली आप ये ध्यान रखो कि क्यूनोइन बोलते हैं। अगर वो हेडर है तो क्यूनोइन हेडर बोलेंगे, और अगर वो स्ट्रेचर है तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूनोइन स्ट्रेचर। जैसे ये देखो, इसके अंदर स्ट्रेचर कोर्स है तो इसके अंदर जो पत्थर है इसको बोलेंगे क्यूनोइन स्ट्रेचर। इसके अंदर देखो हेडर कोर्स है तो इसको बोलेंगे क्यूनोइन हेडर। ये ध्यान रखना, ठीक है। एक और बात होता है, ये अगर वर्टिकल जॉइंट है इनको बोलते हैं, अगर इनको मैं इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करूं, इन सारे वर्टिकल जॉइंट को मैं अगर इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, परपेंड। इसको मैं क्या बोलूंगा, परपेंड बोलूंगा। इमेजिनरी लाइन से अगर सारे वर्टिकल जॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूं तो उसको मैं बोलूंगा परपेंड। अब देखो, इसमें आपको क्या वर्टिकल जॉइंट कंटिन्यूस दिख रहे हैं क्या, ये इस लाइन में यहाँ पर है तो यहाँ नीचे भी वर्टिकल जॉइंट है क्या, नहीं है। यहाँ पे भी देखो, ऊपर भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो एक छोड़ के एक आ रहा है, कंटिन्यूस नहीं है। अगर ये कंटिन्यूस होते, मान लो ये सारे ऐसे ऐसे होते, तो दीवार इधर से दो हिस्सों में हो जाती है, ये अलग माना जाता है, ये दीवार अलग मानी जाती है। तो यहाँ इस दीवार पे जो मान लो ऐसे है, दीवार के बीच में ऐसे है, तो यहाँ पर जो लोड आएगा फिर वो इसी तरफ रह जाएगा, वो इधर इस पोर्शन में जाएगा ही नहीं, इस पोर्शन में हैश्ड वाले पोर्शन में जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पर लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो टोटल लोड यहाँ आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, शेयर फेलियर हो जाएगा, शेयर फेलियर हो जाएगा वॉल का। ये भी आपको ध्यान रखना है। या ये वाली जो लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, सेटल डाउन भी हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द वर्टिकल जॉइंट्स को क्या बोलते हैं? परपेंट बोलते हैं। टू थिंग किसको बोलते हैं कि आधी अधूरी दीवार छोड़ी हुई कंप्लीट नहीं करेगी। ठीक है, अभी आप और देख सकते हैं हाफ और बैट, ये हो गया। ये 3/4 बैट, इनकी लेंथ जो है 3/4 है टोटल की। क्वार्टर क्लोजर इनकी 1/4 लेंथ है। अब आपने देख लिया क्वीन क्लोजर में जो विड्थ है वो आधी है। किंग क्लोजर में ये लेंथ L/2 है, इस तरफ वाली B/2, यानी ये ट्रायंगुलर पोर्शन अलग करा है। और स्प्लिट में क्या होता है देखो, क्वीन क्लोजर में आपकी जो विड्थ है वो आधी करी है, स्प्लिट में हाइट आधी हो जाती है। स्प्लिट में हाइट जो है आधी हो जाती है और क्वीन क्लोजर में विड्थ आधी हो जाती है। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स देखते हैं बनाने के। ब्रिक्स टू बी यूज्ड इन मैशनरी शुड बी साउंड, हार्ड, वेल बंट। अपन ने जो देखा था जनरली हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक्स काम में लेते हैं। कौन सी ब्रिक्स काम में लेते हैं? जनरली फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हम लोग यहाँ काम में लेंगे। ब्रिक्स टू बी यूज्ड इन मैशनरी शुड बी साउंड, हार्ड, वेल बंट एंड टफ विथ यूनिफॉर्म कलर। साउंड होनी चाहिए यानी कि अच्छी ब्रिक होनी चाहिए, टूट फूट नहीं होनी चाहिए। हार्ड यानी कि फिंगर नेल से आसानी से उसके ऊपर इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए। वेल बंट होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने देखा था अगर ओवर बंट होगी तो वो क्या हो जाएगी? ब्रिटल हो जाएगी। और अगर अंडर बंट होगी तो वो क्या हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी। टफनेस का क्या मतलब था कि अगर उसको 1 मीटर से गिरा है, 1 मीटर की हाइट से अगर उसको गिरा है तो टूटे ना। और कैसे सरफेस पे गिराना है? हार्ड सरफेस पे, ऐसे नहीं कि मिट्टी पे गिरा रहे। ठीक है। यूनिफॉर्म कलर यानी कि पूरा का पूरा कैसा होना चाहिए? डीप रेड या चेरी कलर, डीप रेड या चेरी कलर होना चाहिए। शेप का मतलब क्या है कि एजेस जो है वो शार्प होने चाहिए। एंड साइज का मतलब क्या है कि सारी ब्रिक्स लगभग एक साइज की होनी चाहिए, यानी कि जिसमें हमने डायमेंशन टेस्ट करा था। अब डायमेंशन टेस्ट का एक बार फिर बता देता हूँ। टॉलरेंस कितना था? लेंथ में ±80 mm का था और हाइट और विड्थ में ±40 mm का था। ये आपको ध्यान रखना। तो यानी कि सारे टेस्ट करने के बाद जो ब्रिक सबसे अच्छी होगी वो आपको यहाँ पे काम में लेनी। अब दूसरा, उसके अंदर क्रैक्स वगैरह तो होना ही नहीं चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी हॉलो स्पेसेस, वॉइड्स, होल्स, क्रैक्स, फ्लोज, एयर बबल्स एक्सेट्रा। इससे सबसे क्या होगा कि अपनी जो ब्रिक होगी वो कमजोर हो जाएगी। ब्रिक कमजोर हुई तो वॉल की स्ट्रेंथ भी कम मिलेगी। ठीक है। अब एक ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने कभी मकान बनते हुए देखा है तो मकान बनाने से पहले जो ब्रिक्स होती है उनको गीला करा जाता है पानी से, उनके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। इसलिए करते हैं, क्या होता है कि हमने जो मोर्टार में पानी मिलाया है, मोर्टार में या अपने कॉन्क्रीट में जो पानी मिला है, तो ब्रिक्स में क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होता है। इनकी ब्रिक्स जो होती है कैसी होती है नेचर में? हाइग्रोस्कोपिक। कैसी होती है? हाइग्रोस्कोपी। ये क्या करते हैं? पानी को एब्जॉर्ब करता है। अब पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो मोर्टार में से पानी ये ले लेगा, तो मोर्टार को जो रिक्वायर्ड पीछे पानी है कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, वो पानी फिर कम पड़ जाता है। तो फिर क्या होगा कि अपना जो मोर्टार है वो कंप्लीट स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? कमजोर रह जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हमें काम में लेने ब्रिक्स, तो उनसे पहले उनको गीला किया जाता है ताकि वो जो है पानी की रिक्वायरमेंट है वो अपने आप ही पूरी कर ले और उसमें से मोर्टार में से पानी को ना निकाले। अगर मोर्टार में से पानी निकाल लिया तो कंप्लीट हाइड्रेशन नहीं होगा और सीमेंट क्या रह जाएगा? अनहाइड्रेटेड, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ जो है अपने को रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। इन द ब्रिक वर्क द ब्रिक शुड बी लेड ऑन देयर बेड्स, यानी कि फ्लैट रखनी है। कैसे रखनी? फ्लैट। इसका मतलब क्या है कि फ्रॉग शुड बी अपवर्ड। फ्रॉग हमेशा आपको, अपन ने देखा था सीटीएम में जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करा था तब भी फ्रॉग ऊपर था, और यहाँ पे भी फ्रॉग आपको ऊपर ही रखना है, यानी कि एज ऑन देयर बेड्स रखनी है। एक चीज और ध्यान रखना था, ड्राइंग के टाइम क्या करना था? ड्राइंग के टाइम जो ब्रिक थी वो किस पे रखनी थी? एजेस पे। जब अपने मैन्युफैक्चरिंग में थर्ड स्टेप जो था प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग, ड्राइंग एंड बर्निंग, इनकी थर्ड स्टेप जो था ड्राइंग वाला, उसके अंदर रखे रहते हैं अपन ब्रिक्स एजेस पे। लेकिन बाकी सब जगह हम जब भी उसको यूज करते हैं जनरली इन ब्रिक वॉल या इन ब्रिक मशीनरी, दे शुड बी प्लेस्ड ऑन देयर फ्लैट या ऑन देयर बेड्स, यानी कि फ्रॉग जो है हमेशा आपको ऊपर की तरफ रखना। ठीक है। एज फार एज पॉसिबल द यूज ऑफ ब्रिक बेड शुड बी डिस्करेज्ड। अब इसका मतलब क्या है कि जितना हो सके उतना आपको ब्रिक के टुकड़े काम में नहीं लेना है, यानी कि जितना कम काम में लो उतना बेटर। अब कम काम में लेने से क्या मतलब है? एक चीज सोचो, कोई भी चीज है अगर एक बार टूट गई, अब उसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा? उसकी स्ट्रेंथ में कमी होगी, यानी कि एक तरह की डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। जैसे मान लो ये कोई बड़ी ब्रिक थी, अब इसको मान लो पहले ये काम में ले रहा हूँ, फिर मैंने इसके 3 टुकड़े कर दिए और फिर मैंने आपस में जोड़ दिया, तो ब्रिक मजबूत कौन सी होगी? ये जो बिना टूटी हुई है या ये जो टूटी हुई है? तो मजबूत ये ज्यादा होगी। अब मैंने इनके अंदर बीच में यहाँ पे मोर्टार जोड़ दिया, यानी कि कैसा क्या आ गया? ये कैसी होगी? डिसकंटिन्यूअस हो गई, डिसकंटिन्यूअस। और जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? वीक होते हैं, यानी कि वीकनेस के कारण होते हैं, वीकनेस के
जॉइंट्स वैसे तो हम पे डिपेंड करता है हम लोग कितना स्ट्रॉन्ग बनाए, लेकिन फिर भी जॉइंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वीकनेस ऑफ एनी सब्सटेंस। तो जितना हो सके उतने जॉइंट्स कम रखें। तो जितने अगर हम लोग बैट्स काम में लेंगे छोटे छोटे टुकड़े, तो उतने नंबर ऑफ जॉइंट्स बढ़ जाएंगे। अब जैसे देखो ये ब्रिक पूरी एक काम में ले रहा था मैं, अब यहाँ पर मैंने इन ब्रिक को 3 कर दिया, तो 2 जॉइंट बढ़ गए, एक जॉइंट ये बढ़ गया, एक जॉइंट ये बढ़ गया, तो नंबर ऑफ जॉइंट्स 2 जॉइंट्स बढ़ गए। तो 2 जॉइंट्स बढ़ गए तो वीकनेस भी थोड़ी इंक्रीज होगी। तो जितना हो सके उतने नंबर ऑफ बैट्स कम काम में लेने, ताकि वीकनेस कम रहे अपना। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जितनी डिसकंटिन्यूटी आएगी उतनी वीकनेस इंक्रीज होगी। आज फिर जितने नंबर ऑफ जॉइंट्स आएंगे उतना वीकनेस इंक्रीज होगा। तो अगर वीकनेस इंक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ बैट्स काम में लेने से, तो हम क्यों काम में लें, कम ले। लेकिन अगर कहीं जरूरत है तो वहां तो लेना ही है। ठीक है, द ब्रिक वॉल should be raised uniformly with proper bond. Generally the height of brickwork construction is 1.5 मीटर। यानी कि एक दिन में अगर मुझे ब्रिक वॉल बनानी है तो मैं 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि उसको जो मोर्टार लगाया है उसको स्ट्रेंथ गेन करने में कुछ टाइम चाहिए होता है। तो मैं अगर 24 घंटे उसको ऐसे रख दूंगा, नेक्स्ट डे अगर उसके आगे बनाऊंगा तो मेरा को क्या होगा, मोर्टार जो है स्ट्रेंथ गेन कर। अगर मैंने इसी 1.5 मीटर से ऊपर बनाता गया, मैंने मान लो 4 मीटर की वॉल बना दी, तो अब ब्रिक वर्क ज़्यादा हो गया, तो उसका जो डेड लोड है वो बढ़ गया, बिल्डिंग का लोड बढ़ गया, बिल्डिंग का लोड बढ़ जाएगा शुरुआत में, और मोर्टार ने अभी स्ट्रेंथ अचीव करी नहीं, तो क्या होगा, वीकनेस आ जाएगा, वो फेल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, फेल होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम लोग जनरली इतना ही बनाते हैं एक दिन में, ताकि वो स्ट्रेंथ सफिशिएंट स्ट्रेंथ अचीव कर ले नेक्स्ट लेयर उस पर आने से पहले। ठीक, फिनिश्ड ब्रिक वर्क इन लाइम मोर्टार शुड। अब ये क्योरिंग का तो अपने को ध्यान रखना ही है, कितना क्योरिंग हमने कंक्रीट के अंदर अच्छे से पढ़ लिया था। तो लाइम कंक्रीट है तो क्योरिंग ज़्यादा करनी है, और सीमेंट कंक्रीट है तो क्योरिंग कम करनी है। ठीक, इन ऑर्डर टू कैरी आउट ब्रिक वर्क एट हायर लेवल अ सिंगल स्कैफोल्डिंग इज यूज्ड। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, एक तरह का टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है। हाइट पे काम करने के लिए जो सपोर्ट्स होते हैं, किसी भी हाइट पे काम करने के लिए जो सपोर्ट्स काम में लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो अगर हायर लेवल पे काम करना है तो इस सिंगल स्कैफोल्डिंग काम में लेना है। अब कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं इनको आपस में अरेंज करने के तरीके। अब वैसे तो 10-11 तरीके, टोटल कितने हैं, 10-11 तरीके हैं, 11 तरीके और भी हैं बहुत, लेकिन जनरली 11 है। लेकिन अपने जो काम के हैं वो ये 5 है। 5 कौन से, सब स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड और ये फेसिंग बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड पे आगे 2 तरह के होते हैं, डबल एंड सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक, अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं कौन सा क्या काम आता है। तो ध्यान रखना, स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है, आप पहले फोटो देखो। अब देखो स्ट्रेचर बॉन्ड के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे के अंदर स्ट्रेचर दिखेंगे, यानी कि ये भी स्ट्रेचर है, ये भी स्ट्रेचर, ये भी स्ट्रेचर, ये भी स्ट्रेचर, ये भी स्ट्रेचर। यानी कि आपको जो ब्रिक है उसकी 19x9 वाली साइड आपके सामने दिखेगी, किसमें, फेसिंग में। फेसिंग मतलब आपको सामने दिखेगी, और पीछे की जो साइड होती है उसको बोलते हैं बैकिंग। जो पीछे की साइड आपको नहीं दिखती उसको बोलते हैं बैकिंग। तो दोनों ही तरफ आपको, अगर आप घर के अंदर से देखोगे तभी भी आपको ब्रिक जो दिखेगी 19x9 की दिखेगी, और बाहर से देखोगे तब भी वो 19x9 ही दिखेगी। उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। ठीक है, अब एक तरह से सोचो, जो स्ट्रेचर बॉन्ड है उसकी जो थिकनेस है वो तो 9 मिली, यानी कि 9 सेंटीमीटर। जनरली जो स्ट्रेचर बॉन्ड होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेचर बॉन्ड जब भी होगा तो वॉल की थिकनेस जनरली कितनी होगी, 9 या 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अगर ये सारे स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर आपको ये ब्रिक छोटी क्यों दिख रही है, यहाँ पे भी यानी कि 2 और 4 में आपको ब्रिक छोटी दिख रही है। ये लेयर्स है, ये कोर्स है, फर्स्ट कोर्स है, ये सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स, फोर्थ कोर्स। तो सेकंड कोर्स और फोर्थ कोर्स में आपको जो है ब्रिक छोटी दिख रही है। तो आप ध्यान से देखो, ये तो क्या एक तरफ की दिख रही है। अब यहाँ पे आपको 2 वॉल दिख रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो ये देखो कि ये जो सेकेंड नंबर पे था, इधर आपको हेडर दिख रहा था, लेकिन इस दीवार में वो पूरी की पूरी जा रही है, इनकी इधर वो एज ए स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी देखो, इधर आपको 4th नंबर में हेडर दिख रहा था, लेकिन इधर पूरा स्ट्रक्चर है। तो कभी कभी आपको थोड़ा गौर से देखना होता है कि हेडर और स्ट्रक्चर का क्या है। ठीक है, तो आपको 2, 4, 6 जो कोर्सेस होंगे ऐसे दिखेंगे, और 1, 3, 5 कोर्सेस यानी कि ऑल्टरनेट कोर्सेस आपको सेम दिखते हैं। ऑल्टरनेट कोर्सेस हमेशा आपको, जितने भी ऑड कोर्सेस होंगे वो एक जैसे होंगे, और जितने भी इवन कोर्सेस होंगे आपको एक जैसे दिखेंगे। ठीक है, अब ये दीवार जनरली पतली होती है तो हम लोग इसको काम में कहाँ लेते हैं, पार्टीशन वॉल वगैरह में काम लेते हैं। अब देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा है।
स्ट्रेचर बॉन्ड इज द वन इन विच ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज स्ट्रेचर्स ऑन द फेसेस ऑफ वॉल, यानी कि आपको सामने फेस पे क्या दिखेगा, स्ट्रेचर दिखेगा। द लेंथ ऑफ द ब्रिक्स आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वॉल, जो ब्रिक की लेंथ है वो अलोंग द डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन देखो, इसमें देखो इधर दिख रही है आपको डायरेक्शन भी इधर है लेंथ वॉल की, और 19 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो भी इधर है, यानी कि लेंथ और दोनों एक तरफ दिखती है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। कभी कभी एक बार ये पूछा गया कि अगर ब्रिक्स आर लेड along the length of along their length in the direction of the wall, या फिर उनकी जो ब्रिक्स की लेंथ है वो भी किस डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वॉल, तो कौन सा बॉन्ड है, तो आपको ध्यान रखना है वहां पर आपका कौन सा बॉन्ड है, स्ट्रेचर बॉन्ड। ठीक है, दिस बॉन्ड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दोज वॉल्स विच हैव द थिकनेस ऑफ हाफ ब्रिक। हाफ ब्रिक, अब देखो आप बोलोगे सर फुल ब्रिक, फुल ब्रिक का मतलब होता है कि एक जो ब्रिक है उसकी टोटल लंबाई के बराबर, फुल ब्रिक लंबाई होती है 19 सेंटीमीटर और मोर्टार के बाद वो हो जाती है 20 सेंटीमीटर। फुल ब्रिक वॉल जो होती है इसको बोलते हैं फुल ब्रिक थिक वॉल, फुल ब्रिक थिक वॉल। अब ये जो होती है स्ट्रेचर, इसमें तो आपको 19 तो सामने लंबाई में दिख रहा है, तो चौड़ाई उसकी कितनी हो जाती है 9 सेंटीमीटर, या फिर उसको बोलते हैं 10 सेंटीमीटर। आफ्टर मोर्टार वो क्या हो जाती है 10 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाफ ब्रिक थिक वॉल। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो 1.5 ब्रिक थिक वॉल कितनी हो जाएगी, तो उसकी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो हो जाएगी 1.5 ब्रिक थिक वॉल। अगर 2 ब्रिक थिक वॉल बोले तो 2 कितना हो जाएगा, 20 का 2 ना 40 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 2 ब्रिक थिक वॉल। ये आपको पूछा गया है कि 1 ब्रिक थिक वॉल कितनी होती है, 2 ब्रिक थिक वॉल कितनी होती है, या हाफ ब्रिक। तो जनरली जो स्ट्रेचर बॉन्ड होता है उसकी थिकनेस पूछ लेते हैं, तो वो होती है हाफ ब्रिक थिक। ठीक है, और यूज क्या होता है पार्टीशन वॉल में, पार्टीशन वॉल में या स्लीपर वॉल्स में या डिवीजन वॉल या चिमनी स्टैक्स में। जनरली ये सारे नॉन लोड बियरिंग क्या होते हैं, नॉन लोड बियरिंग वॉल्स होती है, नॉन लोड बियरिंग वॉल्स होती है। ठीक, अब देखते हैं सेकंड जो है हेडर वॉल। हेडर में देखते हैं हम लोग, सामने देखते हैं, तो देखो अब यहाँ आपको सारे ब्रिक्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे हिस्से एच एच, ये सारे सारे आपको क्या दिख रहे हैं, हेडर्स दिख रहे हैं, यानी कि आपको सामने क्या दिख रहा है 9x9, तो फेसिंग पे भी यही दिख रहा है और बैकिंग पे भी, यानी कि बैकिंग अब ये वाला पोर्शन, फेस ये है तो बैकिंग ये हो गया, तो बैकिंग में भी आपको क्या दिख रहा है 9x9। तो अब ये जो ब्रिक है इसकी देखो लेंथ जो है, अब ये लेंथ है, तो यानी कि इस ब्रिक वॉल की थिकनेस कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, यानी कि कितनी होगी 1 ब्रिक थिक वॉल हो गई है, 1 ब्रिक थिक वॉल। हेडर बॉन्ड जो होता है 1 ब्रिक थिक वॉल होती है, आपको सामने यानी कि फेसिंग में और बैकिंग दोनों में आपको क्या दिखेगा, हेडर। ठीक है, बाकी वही है कि ऑल्टरनेट 2 4 6 में एक जैसा होगा, 1 3 6 कोर्सेस में एक जैसा होगा। अब कईयों के सवाल आ रहे हैं कि सर यहाँ पर ये 3/4 बेड काम में लिया है, यहाँ पे भी 3/4, ऐसा क्यों। अगर बेटा आप सोचो कि यहाँ पे भी अगर मैं हेडर काम में ले लेता, अगर मैं यहाँ पे भी हेडर काम में ले लेता, तो ये मेरा जो जॉइंट है वो कंटिन्यूस जॉइंट हो जाता है। ये दोनों जगह अगर हेडर काम में ले लेता तो मेरा वर्टिकल जॉइंट जो होता क्या हो जाता, कंटिन्यूस, और आगे भी ये सारे के सारे फिर क्या रहते कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट तो मुझे रखना ही नहीं, क्यों, उससे कौन सा फेलियर हो जाता, मेरा शेयर फेलियर या फिर कंप्रेशनल फेलियर या फिर सेटलमेंट हो जाता। ठीक है, या फिर सेटलमेंट हो जाता है, वॉल जो है नीचे सेटल डाउन हो जाती है, क्योंकि पूरा पूरा लोड फिर वहीं आ जाता है, आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। क्यों, क्योंकि जॉइंट इज अ डिसकंटिन्यूटी। ये ध्यान रखना। तो अदर अब क्या हो रहा है कि इस ब्रिक पे कोई लोड आ रहा है, तो वो इससे इन आधा इधर जा रहा है आधा इधर। अब इस ब्रिक पे जो लोड आया वो आधा इधर गया आधा इधर, तो ऐसे करते करते ये लोड ऐसे चला जाएगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रायंगल। लेकिन अगर कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट है तो ये इस पे जो आया वो लोड इसी पे रहेगा, हमेशा हमेशा क्या रहेगा, इसी पे रहेगा, उससे फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जनरली नहीं 100% हमें कभी भी कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट नहीं रखना होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं 3/4। अब आप बोलोगे सर 3/4 क्यों लगाया, मैं चाहता तो यहाँ पे 1/4 बैट लगा लेता, यानी कि इतना ही थिकनेस इसकी आधी। एक बार इनको रफ कर लेता हूं कि मैं पूरा ना बना के मैं यहाँ आधा ही लगा लेता, आधी इंच लगा लेता। ठीक है, 1/4 बैट काम में ले लेता, 1/4 लूंगा, तो किनारे पे जितने छोटी ब्रिक होगी उसके वहां से निकलने के चांसेस, क्या निकलने के, उस ब्रिक के वहां से दीवार को छोड़ के निकलने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि कॉर्नर्स पे एज ए क्यूनोइंग,
कॉर्नर वाले को क्या बोलते हैं, क्यूनोइन बोलते हैं। तो क्यूनोइन पे आपको ध्यान ये रखना है कि जितना हो सके ब्रिक जो है, ब्रिक की साइज क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी, ब्रिक की साइज जो है लार्ज रखनी है क्यूनोइन पे। जितना छोटा रखोगे उसके वहां से निकलने के चांसेस ज्यादा, स्लिप हो जाएगी, वहां से बाहर निकल जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, खाली जगह रह जाएगी, तो ब्रिक धीमे धीमे फिर वहां से टूट के बाकी दीवार भी कमजोर हो जाएगी। तो खाली जगह रखनी नहीं है। तो आपको खाली जगह नहीं रखनी, तो आपको वहां पर छोटी ब्रिक काम में नहीं लेनी, हमेशा आपको बड़ी ब्रिक काम में लेनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मिनिमम ब्रिक की साइज जो है किनारे पे वो हेडर रखने, मिनिमम जो है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर से छोटी तो चौड़ी रखनी नहीं। चौड़ाई उसकी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 9 सेंटीमीटर। अगर मैं 1/4 लेता तो 1/4 ब्रिक की चौड़ाई होती 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 तो बहुत कम हो जाती है, इतना नहीं रखना। अब ये जो काम में लिया 3/4 इसकी हो जाती है 13.5 सेंटीमीटर, तो 13.5 सेंटीमीटर काम में लेगी। ठीक है, तो जितनी छोटी होगी तो उससे क्या होगा, वहां से निकलने के चांस। ये भी पूछा जाता है कि किनारे से छोटी ब्रिक काम में क्यों नहीं लेते, इसीलिए नहीं लेते कि उसके वहां से स्लिप आउट होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब और देखते हैं थ्योरी में क्या देखा है। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रिक्स आर लेड एज हेडर्स ऑन द फेसेस ऑफ द वॉल, यानी कि आपको बैकिंग में और फेसिंग में दोनों तरफ क्या दिखेगा, हेडर्स दिखेगा। यानी कि ब्रिक वॉल की थिकनेस होगी 20 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 ब्रिक थिक वॉल। ठीक है, अब इसमें जो डायरेक्शन ऑफ द वॉल होता है उसके अलोंग क्या होता है, विड्थ होती है। द विड्थ ऑफ द ब्रिक इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वॉल। उसमें क्या था, स्ट्रक्चर में था लेंथ और यहाँ पर विड्थ है। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड 3/4 ब्रिक बेड्स आर यूज्ड इन ईच अल्टरनेट कोर्स। आपको ईच अल्टरनेट कोर्स में क्या लेना है काम में, 3/4 क्वार्टर बेड। क्यों लेना है ये मैं बता चुका हूँ। दिस बॉन्ड डज नॉट पोजेस। अब देखो एक चीज सोचो आप, एक इसमें आपको अगर नंबर ऑफ जॉइंट्स गिनने हैं तो इसमें नंबर ऑफ जॉइंट्स काफी कम है, लेकिन इधर देखोगे तो नंबर ऑफ जॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा दिखे। तो जितने नंबर ऑफ जॉइंट्स बढ़ेंगे तो मैंने क्या बोला, उतनी स्ट्रेंथ कम होगी। तो इस वॉल की भी स्ट्रेंथ क्या होती, काफी कम होती। क्या होती, काफी कम। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैंने स्ट्रेचर लगाया है तो ये 19, लेकिन अगर इस पे हेडर लगाऊंगा तो उतने में क्या आएंगे, नंबर ऑफ जॉइंट्स, एक जॉइंट बढ़ गया, यानी कि लगभग नंबर ऑफ जॉइंट कितना हो जाता है, लगभग जो स्ट्रेचर बॉन्ड होता है उसमें 2 गुना। स्ट्रेचर बॉन्ड में अगर नंबर ऑफ जॉइंट्स जो है वो हेडर बॉन्ड के हाफ होते हैं, हेडर वाले के हाफ होते हैं। हेडर बॉन्ड में जनरली 2 टाइम्स होते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड के नंबर ऑफ जॉइंट्स। अगर नंबर ऑफ जॉइंट्स डबल होंगे तो स्ट्रेंथ लगभग क्या हो जाएगी, आधी। तो हेडर बॉन्ड वो हम कभी भी एज अ स्ट्रेंथ पर्पज काम में नहीं लेंगे, यानी कि लोड बियरिंग वॉल इसको भी कभी काम में नहीं लेंगे। दिस बॉन्ड डज नॉट पोजेस स्ट्रेंथ टू ट्रांसमिट pressure in the direction of the length of the wall, so it is not suitable for load bearing walls। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जॉइंट्स काफी ज्यादा है, बहुत ही छोटे छोटे ब्रिक्स काम में ले रहे हैं हम लोग। दिस बॉन्ड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दोज वॉल्स व्हिच हैव थिकनेस ऑफ 1 ब्रिक। 1 ब्रिक का मतलब 18 नहीं होता, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 19 की तो वॉल ही होती है, 19 की तो ब्रिक होती है, तो उसमें 1 सेंटीमीटर का मोटार लग के वो कितना हो जाता है, 20 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर गलत है, इसको आप नोट्स में भी करेक्शन कर लेना, मे भी उधर भी यही चीज हो। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब इंग्लिश बॉन्ड। अब अभी तक जो दोनों थी ना, तो स्ट्रेंथ पर्पस के हिसाब से तो कोई काम का नहीं था। एक पार्टीशन वॉल में काम में ले रहे थे, दूसरे का तो यूज ही समझ में नहीं आया, तो दूसरा तो बिल्कुल ही काम का नहीं है हेडर बॉन्ड। तो अब देखते हैं हम लोग इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, अब इंग्लिश बॉन्ड होता क्या, पहले आपको फोटो से समझाता हूँ। देखो इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, एक कोर्स में सबसे फर्स्ट वाला देखो, इसमें स्ट्रक्चर दिख रहे, सेकेंड वाले में आपको हेडर्स दिख रहे, थर्ड वाले में फिर स्ट्रक्चर फिर हेडर, फिर नेक्स्ट में स्ट्रक्चर हेडर स्ट्रक्चर हेडर, यानी कि आपको ऑल्टरनेट कोर्सेस में स्ट्रक्चर दिखेंगे और ऑल्टरनेट कोर्सेस में हेडर दिखेंगे, यानी कि एक छोड़ के एक। यानी कि फर्स्ट कोर्स में अगर स्ट्रक्चर होगा तो सेकंड में हेडर, अगर फर्स्ट में हेडर होगा तो सेकंड में क्या होगा, स्ट्रक्चर। यानी कि ऑल्टरनेट कोर्स होंगे स्ट्रक्चर एंड हेडर्स के। कैसे होंगे, ऑल्टरनेट कोर्सेस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड हेडर्स। ठीक है, तो जो हेडर, जिसमें सिर्फ हेडर्स होंगे उनको बोलेंगे हेडर कोर्स, और जिनमें स्ट्रक्चर्स होंगे सिर्फ उनको बोलेंगे स्ट्रक्चर कोर्स। अब एक चीज और ध्यान देखो, यहाँ पे बार बार ये वर्ड लिखा रहा है क्यू, क्यू आ रहा है, और क्यू का मतलब होता है क्वीन क्लोजर। आप बोलोगे सर ये क्वीन क्लोजर क्यों काम है, अब देखते हैं। फिर देखो, अब अगर ये जैसे स्ट्रक्चर बॉन्ड है यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर बॉन्ड यानी कि इसकी लंबाई कितनी 19, तो अगर मैंने यहाँ 2 हेडर लगा दिए तो 2 हेडर आके यहाँ पर ज्वाइंट आ जाएगा, फिर अपना कैसा, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस यहाँ पे भी फिर वो कंटिन्यूस आ जाएगा, यहाँ पे भी वो फिर क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस जॉइंट तो मेरे को रखना नहीं, वर्टिकल जॉइंट तो कंटिन्यूस होना ही नहीं चाहिए।
अब वर्टिकल जॉइंट अगर कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अब किनारे पे मैं छोटी ब्रिक लगा नहीं सकता हेडर से छोटी, तो मैंने किनारे पे हेडर लगा दी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऐसी ब्रिक लगाऊंगा जिसकी थिकनेस या तो ज्यादा हो, किससे, हाफ ब्रिक से, यानी कि हेडर से ज्यादा हो, या जिसकी हेडर से कम हो। तो हेडर से कम जो है जनरली क्वीन क्लोजर की होती है, और क्वीन क्लोजर की अपने देखा था विड्थ कितनी होती है, आधी, इनकी 4.5 सेंटीमीटर विड्थ होती है क्वीन क्लोजर की। तो 4, इसलिए हमने यहाँ पर क्वीन क्लोजर लगा दिए। तो इंग्लिश बॉन्ड में आपको ध्यान क्या रखना है कि ईच हेडर कोर्स में क्यूनोइन हेडर के बाद, ये कैसा है, किनारे पे है, तो इसको क्या बोले, क्यूनोइन हेडर। ईच क्यूनोइन हेडर के बाद हमने एज ए क्वीन क्लोजर काम में ली। ईच क्यूनोइन हेडर के बाद हमने क्या काम में लिया, क्वीन क्लोजर, किसमें, इंग्लिश बॉन्ड में, हेडर कोर्स के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और चीजें इसके बारे में। अब देखो, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉन्ड फॉर ऑल वॉल थिकनेस, मोस्ट कॉमनली, ठीक है, हर एक वॉल थिकनेस के लिए सबसे ज्यादा जो हम लोग काम में लेते हैं वो इंग्लिश बॉन्ड काम में लेते हैं। और ये बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अगर आपसे पूछे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है इंग्लिश बॉन्ड होता है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। दिस बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर। अपन ने देखा था एक हेडर स्ट्रेचर, सॉरी हेडर स्ट्रेचर ऐसे आ रहा था, तो एक कोर्स हेडर दूसरा स्ट्रेचर आ रहा था। इन ऑर्डर टू ब्रेक वर्टिकल जॉइंट, अपन ने क्या काम में लिया, वर्टिकल जॉइंट नहीं होने के लिए हेडर कोर्स के अंदर क्वीन क्लोजर काम में लिया। इन ऑर्डर टू ब्रेक वर्टिकल जॉइंट्स इन द सक्सेसिव कोर्सेस, यानी कि लगातार कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए, इन दिस बॉन्ड अ क्वीन क्लोजर आफ्टर द फर्स्ट हेडर इज प्लेस्ड इन ईच हेडिंग कोर्स। और फर्स्ट हेडर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूनोइन, ठीक है, क्यूनोइन हेडर बोलते हैं। ए हेडर कोर्स विल नेवर स्टार्ट विथ, हेडर कोर्स कभी भी क्यों नहीं स्टार्ट करना, क्वीन क्लोजर से, एज इट विल, देख लो मैं जो इतनी देर से बोल रहा था, एज इट विल गेट डिस्प्ले, इट इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर क्यूनोइन हेडर के बाद ही रखेंगे उसको, किनारे पे क्वीन क्लोजर नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि जितनी छोटी ब्रिक होगी वो वहां से डिस्प्लेस हो जाएगी, वहां से स्लिप आउट हो जाएगी, वहां से निकल जाएगी, तो अपने क्या हो जाएगा, पीछे खाली जगह आ जाएगा। तो कभी भी किनारे पे हेडर से छोटी ब्रिक तो रखनी नहीं। मिनिमम जो है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए किनारे पे, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके और कुछ एसेंशियल फीचर्स देखते हैं। अल्टरनेटिव कोर्सेस विल शो आइदर हेडर्स और स्ट्रेचर इन एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा, अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। ठीक है, एवरी अल्टरनेट हेडर कम्स सेंट्रली ओवर द जॉइंट बिटवीन टू स्ट्रेचर्स। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि एवरी अल्टरनेट हेडर, यानी कि ये एक छोड़ के एक की बात हो रही है, ये फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब इस एक लाइन की बात कर रहा हूं, तो ये सारे, ठीक है, तो ये जितने भी, और एवरी अल्टरनेट हेडर जो है वो इसके सेंटर में आ रहा है, स्ट्रेचर के एग्जैक्टली सेंटर में आ रहा है, इसके भी ये सेंटर में आ रहा है, ये भी सेंटर में आ रहा है, ये भी सेंटर में, यानी कि एवरी अल्टरनेट हेडर जो है इसके जो नीचे स्ट्रेचर है उसके सेंटर में आ रहा है। और मिनिमम ओवरलैपिंग कितनी हो रही है, देखो ये 19 सेंटीमीटर है, तो ये भी टोटल कितना होगा, 19 होगा, जिसमें से 9 ये हो गए, तो पीछे कितना बचा, 10, यानी कि ये लगभग 4.5 का, क्योंकि ये जॉइंट भी तो आ रहा है। तो मिनिमम जो ओवरलैपिंग होती है वो 1/4 होती है, 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ ब्रिक के बराबर मिनिमम ओवरलैपिंग जरूरी है सफिशिएंट स्ट्रेंथ के लिए। ये भी अपने को यहाँ से पता चला। तो सफिशिएंट स्ट्रेंथ के लिए अपने को मिनिमम क्या जरूरी है, 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ ब्रिक होनी चाहिए मिनिमम ओवरलैपिंग, तभी उसमें बॉन्ड अच्छा बनेगा। चाहे क्वीन क्लोजर काम में लिया, क्वीन क्लोजर भी क्या होती है, लेंथ जो होती है उसकी जो विड्थ होती है वो 1/4 ऑफ लेंथ होती है, क्योंकि विड्थ आती है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर 19 का बटा 4 करते तो लगभग 4.5 आता है। तो क्वीन क्लोजर भी 4.5 की होती है। तो मिनिमम ओवरलैपिंग जो है अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए 4.5 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए ब्रिक्स में, अदरवाइज जो बॉन्ड है वो अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। एवरी अल्टरनेट हेडर कम्स सेंट्रली ओवर द जॉइंट बिटवीन द टू स्ट्रेचर, जॉइंट स्ट्रेचर के बीच में एक छोड़ के एक हेडर उनके सेंटर पे आ रहा है। ठीक, इन द स्ट्रेचर कोर्स द स्ट्रेचर्स हैव अ मिनिमम लैप ऑफ 1/4 देयर लेंथ ओवर द हेडर्स। अभी अपन ने देख लिया मिनिमम जो ओवरलैपिंग है कितनी आ रही है, 1/4 आ रहा है। देयर इज नो कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट, ऐसा भी नहीं है इसमें। वॉल्स ऑफ इवन मल्टीपल, अब ये चीजें अपन आगे इन फोटोज में। अब वॉल्स ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक बोला, हाफ ब्रिक यानी कि हाफ ब्रिक का इवन मल्टीपल यानी कि 2, 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 2 ब्रिक हो गया, ये 3 ब्रिक, यानी कि 1 2 3 ब्रिक जो वॉल होगी उनमें कैसा हो रहा है,
और इनका ऑड मल्टीपल, हाफ का ऑड मल्टीपल है इनकी 1, 1/2 इंटू 3, 1/2 इंटू 5, तो ये कितना आएगा 0.5, ये आएगा 1.5, ये आ जाएगा 2.5, 2.5 यानी 50 सेंटीमीटर, 1.5 यानी 30 सेंटीमीटर चौड़ी, 0.5 यानी 10 सेंटीमीटर, इसी प्रकार 1 यानी कि 20, 2 यानी कि 40, 3 यानी कि 60 सेंटीमीटर, ऐसा भी होता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि अगर 1 ब्रिक थिक वॉल है यानी कि कैसी है, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है ऑफ हाफ ब्रिक, आपको कंसीडर इसी केस में करना है, इसी के हिसाब से करना है, हाफ ब्रिक के हिसाब से चलना है। तो हाफ ब्रिक का इवन मल्टीपल, जब भी हाफ ब्रिक का इवन मल्टीपल है तब आपको क्या दिख रहा है, आपको कोई भी बैट काम में लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, कोई भी बैट काम में लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। हर एक हेडर के बाद आप क्या काम में ले रहे हो, ट्विन क्लोजर काम में ले रहे हो हेडर के बाद। ठीक है, आप देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वॉल्स ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक दैट इज 1 ब्रिक थिक वॉल, 2 ब्रिक थिक वॉल विल बी सेम ऑन बोथ फेस। अब ये सेम ऑन बोथ फेस का क्या मतलब, देखो इनकी आपको इधर से भी ऐसी सेम दिख रही है, इधर भी आपको हेडर दिख रहा है, इधर भी आपको क्या दिख रहा है, हेडर दिख रहा है, तो दोनों तरफ आपको हेडर दिख रहा है। इनकी फेसिंग और बैकिंग दोनों में ही आपको क्या दिख रहा है, हेडर। यानी कि पूछ लिया जाता है कि इंग्लिश बॉन्ड में अगर इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक है तो उसका फेसिंग और बैकिंग में क्या डिफरेंस है, तो फेसिंग और बैकिंग में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एज इट इज होता है क्योंकि एक जैसा दिखता है। लेकिन अगर वही ऑड मल्टीपल हुआ, अब ये देखो ये नीचे जो है ये क्या है, ऑड मल्टीपल है, इनकी 1/2 इंटू 3 करा तब आया 1.5, इनके ऑड मल्टीपल है। इसमें देखो अगर आपको इधर स्ट्रेचर दिख रहा है तो दूसरी तरफ हेडर दिख रहा है, अब इसमें देखो यहाँ पर हेडर दिख रहा है तो यहाँ पर स्ट्रेचर दिख रहा है। यानी कि अगर फेसिंग में आपको हेडर दिखेगा तो बैकिंग में आपको स्ट्रेचर दिखेगा, और अगर फेसिंग में आपको स्ट्रेचर दिख रहा है तो बैकिंग में हेडर दिखेगा। इनके उल्टा दिखेगा, एक तरफ हेडर होगा दूसरी तरफ स्ट्रेचर होगा। कब, किसमें, अगर हाफ ब्रिक थिक का इवन ऑड मल्टीपल है। कैसा है, इसमें कैसा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल में फेसिंग और बैकिंग में क्या होता है, अलग अलग दिखता है। और अगर इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल में आपको क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। देखो इधर स्ट्रेचर तो दिख रहा है तो इधर भी स्ट्रेचर, इधर हेडर तो इधर भी हेडर, तो ये इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल में पूछा जाता है। फिर बता रहा हूँ, देखो बीएमसी का एक एक जो लाइन लिखी हुई है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बकवास बिल्कुल नहीं करी मैंने, थ्योरी व्योरी बिल्कुल फालतू की कुछ नहीं डाली, जो काम की चीजें वही है। ठीक है, और फिर देखते हैं वॉल्स ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक that is 1.5 brick thick wall, 2.5 brick thick wall X will show stretcher on one face and headers on the other face, अपन देख चुके हैं। अब ये पॉइंट, और ये इस पे भी कई बार क्वेश्चन आएगा, द हार्टिंग या मिडल पोर्शन, या इसको हियरिंग भी बोलते हैं, द हार्टिंग, हियरिंग या मिडल पोर्शन किसका बना होगा। तो ये देखो, अब हार्टिंग या हियरिंग या मिडल पोर्शन कब आएगा, जब ये जो ब्रिक होगी मिनिमम कितनी होगी, उसकी चौड़ाई जो होगी, मिनिमम जो चौड़ाई होगी उसकी 40 सेंटीमीटर होगी, तब ऐसा आएगा। हार्टिंग का मतलब क्या है, सेंटर में। ये देखो ये जैसे यहाँ से 10 सेंटीमीटर हो गए, ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हार्टिंग जब भी होगा तो हार्टिंग में आपको या मिडल पोर्शन में हमेशा आपको क्या दिखेगा, हेडर दिखेगा। मिडल पोर्शन में हमेशा आपको क्या रहेगा, ब्रिक जो होगी किसके फॉर्म में होगी, हेडर। क्योंकि अगर आप बाहर से देखोगे हेडर दिख रहा है, बाहर से देखोगे तब हेडर, अंदर से देखोगे तब भी हेडर। ये सिर्फ मिडल पोर्शन की बात कर रहा है। इसमें भी देखोगे मिडल पोर्शन ये वाला है, तो इधर आपको हेडर दिख रहा है, इधर भी आपको हेडर दिख रहा है। सिर्फ मिडल पोर्शन की बात कर रहा हूँ, साइड वाले ये नहीं देखना है, इधर भी ये नहीं देखना है, इन दोनों को कट कर लो, सिर्फ आपको ये बीच वाला पोर्शन देखना है। इसमें भी ये कट कर लो, ये कट कर लो, सिर्फ बीच वाला पोर्शन, बीच वाले पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हेडर होता है। तो ये देख लो, हार्टिंग या मिडल पोर्शन ऑफ ईच ऑफ द थिकर वॉल्स कंसिस्ट एंटायरली ऑफ हेडर्स। तो जितनी भी थिकर वॉल कौन सी होगी, जिसकी मिनिमम चौड़ाई कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर, यानी कि 2 ब्रिक थिक। 2 ब्रिक थिक से अगर कोई वॉल चौड़ी है या बराबर है तो उसके अंदर सेंट्रल पोर्शन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हेडर्स का अरेंजमेंट होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट ट्रांसफर जॉइंट इज कंटिन्यूअस फ्रॉम फेस टू फेस। अब देखो किनारे पे तो आके एक छोड़ के एक जॉइंट कंटिन्यूअस होता ही है, सेंटर में नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, अ हेडर कोर्स शुड नेवर स्टार्ट विथ क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर से स्टार्ट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाएगी, क्लीन क्लोजर की चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर, इससे तो कभी स्टार्ट अपने को करना ही नहीं है। तो ये बात सही, अपन पहले ही देख चुके। Since the number of vertical joints in the header course are twice the number of vertical joints in the stretcher course, ये भी अपन पहले देख चुके हैं। नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स जो होते हैं हेडर कोर्स में कितना होते हैं, 2 गुना स्ट्रेच। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि नंबर ऑफ जॉइंट्स अगर
मान लो आपको स्ट्रक्चर कोर्स में बोल दिया कि नंबर ऑफ जॉइंट्स 400 है, तो हेडर में नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने होंगे, तो 800 हो जाएंगे। तो हेडर में नंबर ऑफ जॉइंट्स ये होंगे, स्ट्रक्चर में इतने होंगे। और अगर बोल दे कि हेडर में 400 है तो स्ट्रक्चर में कितने होंगे, 200। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन हेडर में नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो जाते हैं, डबल होते हैं एंड इन द कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर। Since the number of vertical joints in the header course are twice the number of vertical joints in the structure course, the joint in the header course are made thinner than the joints in the structure course. क्यों? अब देखो स्ट्रक्चर कोर्स जो है इसकी लंबाई कितनी, 9 इंच, ठीक है। अब इसको अपने को कितना करना है, चौड़ा करके भाई दोनों तरफ मोटार लगा के मेरे को इसको करना है टोटल 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हेडर कोर्स में क्या होगा, दोनों की चौड़ाई कितनी होगी, 9 और 9, ठीक है। अब यहाँ बीच में भी मेरे को लगाना है मोटार और यहाँ पे भी लगाना है, यानी कि 3 जगह लगाना है। तो इस पे मैं क्या लगाऊंगा, थोड़ा मोटार जो लगाऊंगा थिनर लगाऊंगा, यानी कि अपने जो हेडर कोर्स होगा उसमें मोटार जो होगा थिन होगा स्ट्रक्चर कोर्स के कंपैरिजन, यानी कि थिकनेस ऑफ मोटार हेडर कोर्स में कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर कोर्स। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जॉइंट्स जो होते हैं आधे होते हैं स्ट्रक्चर कोर्स में, ठीक है। तो ये सब हो गया अपना इंग्लिश मोड। इंग्लिश मोड में अपन ने देखा कि स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ऑल्टरनेट कोर्स किसके होते हैं, एक में हेडर होगा तो दूसरे में स्ट्रक्चर, ऐसे चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं फ्लेमिश मोड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके भी देख लेते हैं पहले। अब देखो ये फ्लेमिश बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो अब ये देखो एक ही लाइन में आपको स्ट्रक्चर हेडर स्ट्रक्चर हेडर स्ट्रक्चर हेडर स्ट्रक्चर हेडर स्ट्रक्चर हेडर एक ही लाइन में दिख रहे हैं। यानी कि इंग्लिश मोड में क्या था कि अलग अलग लाइन में, एक लाइन में स्ट्रक्चर था तो दूसरे में हेडर था, लेकिन यहाँ आपको एक ही लाइन में स्ट्रक्चर एंड हेडर दिख रहे हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं, ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रक्चर। वहां पर क्या था, ऑल्टरनेट कोर्स कंसिस्ट ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रक्चर, यहाँ पे है ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर्स एंड हेडर्स। वर्डिंग्स का ध्यान रखना है, वहां पर इंग्लिश मोड में क्या था, ऑल्टरनेट कोर्सेस कंसिस्ट ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रक्चर्स, लेकिन यहाँ पर है ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रक्चर्स। यानी कि एक ही लाइन में हेडर होगा स्ट्रक्चर होगा, तो ये क्या होता है, दिखने में अच्छे होते हैं। और ये देख लो कि यहाँ पर फिर क्वीन क्लोजर काम में लिया, क्यों, ताकि नीचे स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हेडर आ जाएगा, हेडर ये किनारे पे हो नहीं सकता तो इसको बीच में, तो किसके लिए, ताकि जॉइंट जो हो वर्टिकल जॉइंट जो है आपको कंटिन्यूअस ना मिले, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं ईच कोर्स कंप्राइजेस ऑफ, इसमें क्या लिखा है, ईच कोर्स कंप्राइजेस ऑफ ऑल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रक्चर, यानी कि हर एक कोर्स के अंदर हेडर एंड स्ट्रक्चर होगा। ईच ऑल्टरनेट कोर्स स्टार्ट्स विद अ हेडर, हर एक हेडर से स्टार्ट होगा तो दूसरा स्ट्रक्चर्स होगा। स्टार्ट्स विद अ हेडर एट द कॉर्नर, दैट इज क्यूनन हेडर, किनारे पे अपन ने देखा। आफ्टर विच क्लोजर्स आर प्लेस्ड टू डेवलप द फेस लेफ्ट, आफ्टर विच हमने क्लोजर प्लेस करा, इसको क्वीन क्लोजर बोलते हैं। ये रहा क्वीन क्लोजर, इधर भी देखो क्वीन क्लोजर, ये क्वीन क्लोजर हेडर के जस्ट बाद में, तो ये चीजें ध्यान रखना। अब जो है फ्लेमिश बॉन्ड अपन ने देखा था स्टार्टिंग में, दो तरह के होता है, एक होता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड, एक होता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड और सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। तो सबसे पहले देखते हैं डबल फ्लेमिश बॉन्ड। ईच कोर्स प्रेजेंट्स द सेम अपीयरेंस बोथ इन द फ्रंट फेस एंड द बैक फेस, यानी कि फेसिंग और बैकिंग में आपको एक जैसा दिखेगा, फेसिंग एंड बैकिंग में आपको एक जैसा दिखेगा, सेम होगा। अब ऐसा अपन ने इंग्लिश बॉन्ड में कब देखा था, जब वो इवन मल्टीपल था, जब वो किसका था, इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक थिक वॉल था, यानी कि 1 ब्रिक, यानी कि 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर ऐसी कोई चौड़ाई थी, उस टाइम वो कैसा था, फेसिंग और बैकिंग में सेम था। लेकिन डबल फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, हमेशा एक जैसा दिखता है आगे से और पीछे से, ठीक है। अब डबल फ्लेमिश बॉन्ड या सिंपल अगर फ्लेमिश बॉन्ड की बात करें तो दिखने में जो होता है फ्लेमिश बॉन्ड ज्यादा अच्छा दिखना होता है, लेकिन अगर आपसे कोई स्ट्रेंथ पूछे तो स्ट्रेंथ वाइज तो आपका इंग्लिश बॉन्ड ज्यादा बेटर है, लेकिन अपीयरेंस वाइज पूछे, इनके दिखने में एस्थेटिक अपीयरेंस यानी कि दिखावटी पर्पज से देखा जाए तो ये ज्यादा अच्छा दिखता है। क्वालिटी उसकी बेटर है लेकिन दिखने में अपीयरेंस जो है इसका बेटर, ठीक है। अब देखते हैं इसके भी कुछ एसेंशियल फीचर्स। देखो ये तो पहली लाइन तो सेम, एवरी कोर्स कंसिस्ट ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रक्चर्स प्लेस्ड अल्टरनेटिवली, ठीक है। द फेसिंग एंड बैकिंग ऑफ द वॉल इन ईच कोर्स हैव द सेम अपीयरेंस, अभी अपन ने देखा आगे पीछे से कैसा दिखेगा, एक जैसा। ये किसका चल रहा है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड चल रहा है, किसका चल रहा है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड, आगे पीछे से कैसा दिखता है, एक जैसा।
क्वीन क्लोजर आर यूज्ड नेक्स्ट टू क्यूनोन हेडर, ये भी अपन ने देखा। इनवॉल्व्स हैविंग थिकनेस इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक, यानी कि 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। हाफ बेड्स एंड 3/4 बेड्स आर एम्पली यूज्ड। आप देखते हैं, ये देखो डबल फ्लेमिश बॉन्ड में इसने क्या बोला, हाफ का कैसा इवन मल्टीपल बोला कि ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल बोला। तो ये देखो, ये देखो यहां पर देखो कितना काम में लिया जा रहा है। बेड्स देखो, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड काम में लिए जा रहा है। इधर भी देखो बेड्स 1 2 3 4, यानी कि टुकड़े काफी ज्यादा काम में लिए जा रहे हैं। क्या लिए जा रहे हैं, टुकड़े काफी ज्यादा। लेकिन वही देखो इवन मल्टीपल में देखो, यहाँ पर क्या है, टुकड़े है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर की है, ये कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, और ये कितनी है, 2 ब्रिक थिक बोल रखा है, यानी ये 40 सेंटीमीटर है। तो ये देखो इसके अंदर नंबर ऑफ बेड्स, एक खाली क्वीन क्लोजर काम में लिया है। यहाँ पर देखो उसके अलावा 4 एक्स्ट्रा लिए, और 4 एक्स्ट्रा, तो ये देखो एक इधर भी लिया है, एक इधर भी लिया है, तो सेम इधर भी लेने पड़ रहे हैं, इधर भी लेने पड़ रहे हैं। तो इधर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बेड्स काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर देखो फिर 1 2 3 ही काम आ रहा है, काफी कम बेड आ रहा है। तो यानी कि जब भी ऑड मल्टीपल होगा इसका हाफ ब्रिक का, तब नंबर ऑफ बेड्स क्या होंगे, काफी ज्यादा काम में लिए जाएंगे। और जब इवन मल्टीपल होगा तब नंबर ऑफ बेड्स क्या लेंगे, काफी कम काम में। अब देखो डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या बोला, फेसिंग और बैकिंग कैसा दिखता है, एक जैसा है। देखो इधर आपको स्ट्रेचर दिख रहा है, तो इधर भी आपको स्ट्रेचर दिख रहा है, इधर हेडर दिख रहा है, तो इधर भी हेडर, इधर स्ट्रेचर, इधर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, ऐसा अपन किसी में भी देख सकते हैं। ठीक है, देखो इधर स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, तो आपको यहाँ पे भी देखो स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, सेम ऐसा दिखेगा। इसमें भी देखो स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, तो आपको इधर भी देखो हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, तो आपको एक जैसा दिखता है किधर, फेसिंग और बैकिंग में, किसमें, डबल फ्लेमिश बॉन्ड में। ठीक है, तो इनवॉल्व्स हैविंग थिकनेस इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक, हाफ बेड्स एंड 3/4 बेड्स आर एम्पली यूज, यानी कि काफी ज्यादा यूज में लेंगे हाफ बेड और 3/4 बेड। एंड 4 वॉल्स हैविंग थिकनेस इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक, नो बेड्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि अगर इवन मल्टीपल होगा कि तो बेड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो ऑड मल्टीपल में होगा तो काफी ज्यादा हम लोग बेड्स काम में लेंगे। ठीक है, अब सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड की आपको पहली चीज याद रखनी कि इसकी मिनिमम जो थिकनेस होती है वो होती है 1.5 ब्रिक थिक। मिनिमम जो थिकनेस होती है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, इससे कम थिकनेस के लिए काम में नहीं ले सकते, यानी कि 1.5 ब्रिक थिक, यानी कि मिनिमम जो है वॉल थिकनेस 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 30 सेंटीमीटर से अगर बिलो होगी वॉल की थिकनेस तो उसके लिए हम लोग कभी भी सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड काम में नहीं ले सकते। ठीक है, अब डबल फ्लेमिश बॉन्ड में फेसिंग और बैकिंग में एक जैसा दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा, इट कंप्राइज्ड ऑफ डबल फ्लेमिश बॉन्ड इन फेसिंग, यानी कि आपको सामने की तरफ तो कैसा दिखेगा, हेडर स्ट्रेचर, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, आपको ऐसा दिखेगा। लेकिन पीछे आपको या तो हेडर हेडर हेडर, या फिर आपको स्ट्रेचर 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 ऐसा दिखेगा। यानी कि पीछे कैसा दिख रहा है, इंग्लिश बॉन्ड की तरह, और आगे कैसा दिख रहा है आपको, फ्लेमिश बॉन्ड। ये होता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में आपको फेसिंग में तो फ्लेमिश बॉन्ड दिखेगा, बैकिंग में आपको क्या दिखेगा, इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, और हार्टिंग में तो आपको पता ही है, कोई भी बॉन्ड हो आपको क्या काम में लेना है, हेडर्स। ठीक है, दिस बॉन्ड यूज्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द इंग्लिश बॉन्ड एंड अपीयरेंस ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड, यानी कि इसने स्ट्रेंथ तो किसकी, इसकी स्ट्रेंथ इक्वली है किसके, सिंगल इंग्लिश बॉन्ड के, और अपीयरेंस कैसा है, यानी कि दिखने में अच्छा किसके जैसा, फ्लेमिश बॉन्ड के, यानी कि ये सबसे बेटर बॉन्ड है आप कह सकते हैं। दिस बॉन्ड कैन बी यूज्ड फॉर दोज वॉल्स हैविंग थिकनेस एट लीस्ट इक्वल टू 1.5 ब्रिक थिक, यानी कि 30 सेंटीमीटर। डबल फ्लेमिश बॉन्ड फेसिंग इज डन विद गुड क्वालिटी एक्सपेंसिव ब्रिक्स, यानी कि इसके जो ब्रिक्स वगैरह काम में लेंगे, महंगी काम में लेंगे, इनकी दिखावटी पर्पस में काम में लेंगे। ठीक, अब देखो मिनिमम जो काम स्टार्ट करा 1.5 ब्रिक से करा है, इससे पहले 1 आ रहा था, हाफ आ रहा था। अब देखो यहाँ पर आपको कैसा दिख रहा है, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, फेसिंग है ये, और ये बैकिंग है। बैकिंग में देखो सारे के सारे हेडर्स हैं। इसमें देखना हो तो बैकिंग में देखो सारे के सारे स्ट्रेचर है। आपको फ्रंट में कैसे दिख रहा है, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, यानी कि आगे तो आपको कैसा दिखेगा, तो आपको यही ध्यान रखना है, आगे तो कैसा दिखेगा फ्लेमिश बॉन्ड की तरह, पीछे कैसे दिखेगा आपको इंग्लिश बॉन्ड की तरह। इसमें भी देखो ये हार्टिंग में देखो सेंटर पोर्शन में यहाँ पे भी आपने क्या काम में लिया, हेडर्स काम में लिया। अगर आपको डबल फ्लेमिश बॉन्ड देखना है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड में यहाँ पे देखो सेंटर में यहाँ पे भी हेडर्स काम में लिए। तो कोई भी हो, चाहे बॉन्ड, चाहे इंग्लिश बॉन्ड हो, फ्लेमिश बॉन्ड हो,
कोई भी हो, आपको सेंटर में तो हमेशा हेडर्स ही काम में लेने, कहाँ पे, हार्टिंग पोर्शन में। तो फिर लिख देता हूं मैं, हार्टिंग में आपको हमेशा क्या काम में लेने, हेडर्स काम में लेने। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और आने के चांसेस भी हैं। अब देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन इंग्लिश एंड फ्लेमिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन फ्लेमिश बॉन्ड फॉर वॉल्स थिकर देन 1.5 brick thick। जनरली इंग्लिश बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। फ्लेमिश बॉन्ड गिव्स मोर प्लीजिंग अपीयरेंस देन द इंग्लिश बॉन्ड, दिखने में अच्छा फ्लेमिश बॉन्ड होता है। ब्रोकन ब्रिक्स कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ बेड्स इन इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड के अंदर ब्रोकन ब्रिक्स हम लोग, सॉरी इंग्लिश में नहीं, फ्लेमिश में। फ्लेमिश बॉन्ड को बनाने में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अपन ने देखा कि डिजाइन मुश्किल थी थोड़ी, तो फ्लेमिश बॉन्ड में टुकड़े ज्यादा काम में लिए हैं इन कंपेरिजन ऑफ इंग्लिश बॉन्ड। तो जितने ज्यादा टुकड़े तो उतने नंबर ऑफ जॉइंट ज्यादा, उतने नंबर ऑफ जॉइंट ज्यादा तो उतनी स्ट्रेंथ कम, इसलिए इसकी फ्लेमिश बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है और मोर्टार की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, ज्यादा। कंस्ट्रक्शन इज विद फ्लेमिश बॉन्ड रिक्वायर्ड ग्रेटर स्किल इन कंपेरिजन टू इंग्लिश बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसकी डिजाइन है थोड़ा स्टाइलिश है। कोई भी चीज जितनी स्टाइलिश होगी उतना उसको बनाने में मुश्किल है, जितना आसान उतना आसानी से बन जाएगा। फेसिंग बॉन्ड, फेसिंग बॉन्ड क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस, वर्ड ध्यान रखना, डिफरेंट थिकनेसेस आर टू बी यूज्ड इन फेसिंग एंड बैकिंग। यानी कि मान लो फेसिंग में जो आप ब्रिक्स काम में ले रहे हो उसकी जो हाइट है वो मान लो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि वही 9 सेंटीमीटर से बात कर लेते हैं। तो बैकिंग में इसकी जो थिकनेस होगी, या तो इसकी जो हाइट होगी या तो 8 होगी या फिर 10 सेंटीमीटर, यानी कि कुल मिला के बात है कि 9 तो नहीं होगी, 9 तो कभी भी नहीं होगी, या तो कम होगी या ज्यादा होगी। बैकिंग और फेसिंग में जो वॉल की थिकनेस होगी, यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है आगे और पीछे अलग अलग काम में लेंगे, ठीक है। अ हेडर कोर्स इज प्रोवाइडेड आफ्टर सेवरल स्ट्रक्चर कोर्स। काफी स्ट्रक्चर कोर्स के बाद हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, हेडर कोर्स। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉट स्ट्रक्चरली गुड एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। यानी कि ये भी सिर्फ और सिर्फ डिजाइन पर्पज के हिसाब से, लोड कैरी करने के हिसाब से बिल्कुल भी यूज में नहीं लेंगे, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी ब्रिक मशीनरी खत्म हुई। अब हम लोग देखते हैं स्टोन मशीनरी। स्टोन मशीनरी में कुछ खास है नहीं, ठीक है, फिर भी देख, तो जनरल प्रिंसिपल देखते हैं। स्टोन टू बी यूज्ड शुड बी हार्ड, ड्यूरेबल एंड टफ। अपन ने देख लिया था गुड क्वालिटी स्टोन, तो वो सारी क्वालिटीज यहाँ होनी चाहिए। प्रेशर एक्टिंग, ये पॉइंट कई लोग बोलते हैं कि ये क्या पॉइंट है। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन्स शुड बी वर्टिकल एंड नॉट अलोंग द बेडिंग प्लेन। जैसे कि बेडिंग प्लेन्स, जनरली जो स्टोन होता है बेडिंग प्लेन्स कैसे होते हैं, उसमें ऐसे होते हैं, तो उनके ऊपर जो लोड लगेगा वो इस फॉर्म में लगेगा 90 डिग्री के। कैसा लगेगा, 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल या फिर वर्टिकल, ठीक है। ऐसे लोड लगना चाहिए, नॉर्मल टू द बेडिंग प्लेन्स, 90 डिग्री टू द बेडिंग प्लेन्स। द स्टोन शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड। ड्रेस्ड का मतलब वही कपड़े पहने हुए नहीं होने चाहिए, प्रॉपरली उसका शेप एंड साइज जो है, रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में होना चाहिए। In order to obtain uniform distribution of load under the ends of the gutter, roof trusses etc. large flat stones should be used। जैसे हम लोग ब्रिक मशीनरी में किनारे पे बड़ी ब्रिक्स काम में लेते थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमको किनारे पे क्या लेने, लार्ज स्टोन्स काम में लेने, ताकि डिस्प्लेस ना हो और लोड जो है आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। वुड बॉक्सिंग शुड बी फिटेड इनटू वॉल्स हैविंग फाइन ड्रेस्ड स्टोन वर्क टू प्रोटेक्ट इट ड्यूरिंग द फर्दर कंस्ट्रक्शन। ये बोल रहा है फर्दर कंस्ट्रक्शन, अगर हमने कोई महंगा पत्थर काम में लिया और फर्दर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहां पर हमको क्या काम में लेना, वुड बॉक्सिंग काम में लेना, पूछा नहीं जाता वैसे। और द मोर्टार शुड बी ऑफ स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन। मैंने पहले ही बताया था, चाहे ब्रिक मशीनरी काम में लो चाहे स्टोन मशीनरी, मोर्टार जो है उनकी ब्रिक्स या स्टोन के स्ट्रेंथ के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ स्टोन मशीनरी शुड बी रेज यूनिफॉर्मली। जैसे उसमें 1.5 मीटर था ब्रिक मशीनरी में, यहाँ पर जनरली 1 मीटर होना चाहिए, एक साथ एक बार हाइट कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। प्लम बॉब शुड बी चेक यूज टू चेक द वर्टिकलिटी ऑफ इरेक्टेड वॉल। अब वॉल जो है कहीं पड़ोसी के घर में तो नहीं जा रही, ऊपर जाते जाते ऐसे मुड़ तो नहीं रही, इसके लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, प्लम बॉब। सबने देखा वो लट्टू, ठीक है। द स्टोन मशीनरी सेक्शन शुड ऑलवेज बी डिजाइन टू टेक कंप्रेशन एंड नॉट द टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो स्टोन्स होते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी बहुत अच्छी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी अच्छी बिल्कुल भी नहीं होती है, इनकी खींचेंगे नहीं इनको कभी भी, ठीक है। तो इनको हमेशा एज अ डिजाइन हम लोग करेंगे तो कंप्रेशन लोड के लिए ही करेंगे। द मशीनरी वर्क शुड बी प्रॉपरली क्योर्ड। क्योरिंग तो अपने को पता ही है, करनी है। एज फार एज पॉसिबल ब्रोकन स्टोन्स एंड स्टोन चिप्स शुड बी नॉट यूज, शुड नॉट बी यूज। अपन ने पहले भी देखा कि इन कचरे को काम में लेना ही नहीं, छोटे छोटे टुकड़े जितना हो सके उतने कम। क्यों?
ताकि अपने नंबर ऑफ जॉइंट्स जो आएंगे कम, नंबर ऑफ जॉइंट्स कम आएंगे तो डिसकंटिन्यूटी कम आएगी तो स्ट्रेंथ ज्यादा। तो प्रॉपरली वेटेड स्टोन शुड बी यूज टू अवॉइड मोर्टार मॉइस्चर बीइंग एब्जॉर्ब बाय हीट। जैसे अपन ने ब्रिक्स को गीला करा था वैसे वैसे अपने को स्टोन्स को भी क्या करना है, काम में लेने से पहले क्या करना है, गीले करने, ताकि जो मोर्टार है उसमें से वाटर एब्जॉर्ब ना करे। अगर उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर ये भाई साहब क्या करेंगे, अपने को बाद में दिक्कत देंगे, हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होगा तो स्ट्रेंथ कम मिल जाएगी मोर्टार की। तो ये चीजें ध्यान। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन दो तरह के हैं। स्टोन मैशनरी दो तरह की होती है, रबल मैशनरी एंड एशलर मैशनरी। रबल, आर फॉर रबल, आर फॉर रफ। इनकी जो ये होगी रफ होगी। ए फॉर एशलर, ए फॉर अच्छा। इनकी जो अच्छी दिखने में है, जो स्टोन्स हैं सारे अच्छे होंगे, वेल ड्रेस्ड होंगे, तो उसमें जो उससे जो मैशनरी बनेगी उसको बोलते हैं एशलर मैशनरी। रबल मतलब रफ, यानी कि इसमें जो पत्थर है ऐसी रख दिए, कोई खास अरेंजमेंट नहीं है, तरीके से कुछ भी नहीं है, ऐसी मन मर्जी से। डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ स्टोन्स इन द कंस्ट्रक्शन, डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट यूज्ड इन द शेपिंग ऑफ द स्टोन्स, फिनिशिंग एडप्टेड, ये सब इनके हिसाब से, कैसा स्टोन फिनिश करा है, कैसा उसका शेप है, सब कुछ। तो अगर फेस वेस उसका जो सब शेप साइज सब परफेक्ट होगा तो एशलर, कुछ भी परफेक्ट नहीं है तो रफ। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ए फॉर अच्छा, ए फॉर एशलर, आर फॉर रफ, आर फॉर रबल मैशनरी। अब रबल मैशनरी, in the rubble machinery the blocks of the stone that are used are either undressed, यानी कि ऐसी जैसे क्वेरी करके लिखे आए थे तो खदान में से वैसे वैसे काम में ले लेंगे, और कंपैरेटिवली रफली ड्रेस्ड। द मशीनरी हैज वाइड जॉइंट, इसमें कैसे होंगे, जॉइंट्स कैसे होंगे, वाइड होंगे। यानी कि अब पत्थर, इसमें पत्थर ऐसे हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े, एक तो पत्थर ऐसा वेल शेप्ड है और एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, तो नंबर वाइड जॉइंट्स किस में ज्यादा होंगे, तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ जॉइंट्स होंगे, और वाइड भी इसमें होगा, तो इतना वाइड होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके कुछ ये टाइप्स हैं, अनकोर्स्ड, रैंडम, रबल, ये सब देखते हैं। देखो अनकोर्स्ड का मतलब है कि जो लेयर्स है, जैसे हमने देखा एक कोर्स का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल लेयर। तो अनकोर्स्ड का मतलब है कि लेयर्स जो है इनकी फिक्स नहीं है, एक पत्थर दो तीन लेयर के अंदर भी कॉमन है, तो उसको बोलते हैं अनकोर्स्ड। अगर रैंडम है, वर्ड रैंडम का मतलब जो है पत्थर खुद ही टेढ़ा मेढ़ा है, पत्थर का खुद का कोई शेप नहीं है। अगर पत्थर का शेप है तो उसको बोलेंगे स्क्वेयर्ड, और पत्थर का खुद का शेप नहीं है तो रैंडम। अब कोर्स्ड का मतलब क्या है कि अब लाइन में तो है, एक लाइन में तो है, लेकिन पत्थर जो है वो खुद टेढ़ा है। कोर्स्ड स्क्वायर्ड का मतलब क्या है, अब पत्थर भी सही है, लाइन में भी है। अब ऐसे कैसे, ये आगे भी। अब ड्राई रबल मशीनरी में मोर्टार काम में ही नहीं लेते, बिल्कुल बिना मोर्टार के ऐसे ही अरेंज करे गए, वो किससे होते हैं, इंटरलॉकिंग से होते हैं। देखते हैं अनकोर्स्ड रैंडम रबल। अब आपको ये फोटो में दिख रहा है कि जैसे ये पत्थर है भाई साहब, ये वाला, ये पत्थर देखो, या ये देखो, ये दो कॉमन, दो कोर्सेस में क्या है, कॉमन चल रहा है। और पत्थर एक भी देखो कोई फाइन ड्रेस्ड नहीं है, टेढ़े मेढ़े सारे पत्थर। और किनारे पे देखो, मैंने क्या बोला, लार्ज स्टोन्स काम में लेने, तो लार्ज स्टोन्स काम में लिया है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। कोई भी पत्थर ये देखो जैसे टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको बोलते हैं रबल। ठीक है, ये अब ढंग से देखो। अब ये जो पत्थर है ये इस कोर्स में भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, ये भाई साहब यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, तो ये वाला भाई साहब तो एक दो तीन में कॉमन है। तो कहीं पे भी ऐसे कोई फिक्स कोर्स कोई भी फिक्स नहीं है, उसको बोलते हैं अनकोर्स्ड रैंडम रबल। अगर अब देखो ये जो पत्थर है, अब पत्थर जो है खुद अच्छे हैं स्क्वायर शेप में, पिछली बार पत्थर भी कैसे थे, टेढ़े मेढ़े थे, इस बार पत्थर कैसे हैं, स्क्वायर शेप में, तो इनको क्या बोलेंगे, अनकोर्स्ड स्क्वायर। लेकिन कोर्स फिक्स नहीं है, क्योंकि ये देखो दो पत्थर आ रहे हैं इसके सामने, होना कितना चाहिए, एक ही। तो जब कोर्स फिक्स नहीं है तो अनकोर्स्ड, और अगर कोर्स फिक्स होगा तो कोर्स्ड। पत्थर खुद टेढ़ा मेढ़ा होगा तो रैंडम, पत्थर अच्छे शेप में होगा तो स्क्वायर। ठीक है, कोर्स्ड रैंडम रबल मशीनरी। ठीक है, अब ये देखो कोर्स्ड, अब एक लाइन में तो है, लेकिन पत्थर कैसे है, रैंडम है। पत्थर ये देखो, अब ये टेढ़े मेढ़े पत्थर, ये देखो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पत्थर, तो ये ऐसा, ये ऐसा, तो ऐसे टेढ़े मेढ़े पत्थर। ठीक है, बीच में देखो गैप भी काफी ज्यादा है, यहाँ पे भी काफी ज्यादा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इनकी वाइड होंगे, मोर्टार जॉइंट्स कैसे होंगे, वाइड होंगे, काफी ज्यादा मोर्टार काम में लेंगे। यहाँ पे भी देखो काफी ज्यादा। ठीक है, अब ये देखो कोर्स्ड स्क्वायर, एक लाइन है और स्क्वायर भी है, तो इसमें जो होगा ये जो है, इसमें मोर्टार भी काफी कम काम में लगेगा। फिर आता है ड्राई रबल। ड्राई रबल में देखो मोर्टार हम लोग बिल्कुल ही काम में नहीं लेंगे। ड्राई machinery is that rubble machinery made of course in which mortar is not used in the joints। मोर्टार काम में ही नहीं लिया गया बिल्कुल ही। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन
इज द चीपेस्ट एंड रिक्वायर्स मोर स्किल इन कंस्ट्रक्शन। आपने जनरली देखा होगा कई खेतों की जो बाउंड्रीज होती है ना, खेतों के चारों तरफ पत्थर वगैरह लगाए हुए होते हैं, तो जनरली वो कैसे होते हैं, ड्राई रबल मशीनरी के होते हैं, उनमें कोई मोर्टार वगैरह नहीं होता। या फिर ऐसे ही जो गाय भैंस जहाँ बांध के रखते हैं वहां पे भी जो बाउंड्री वाल होती है जनरली ऐसी होती है ड्राई रबल, उसमें कोई मोर्टार काम में नहीं लेते। ठीक है, और ये किससे सेफ होते हैं, इंटरलॉकिंग से, एक पत्थर दूसरे के अंदर फंसा के रख देते हैं तरीके से, है ना, तो ये ध्यान रखना है। फिर आता है अपने एशलर मशीनरी। एशलर मतलब, एशलर मशीनरी कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ एक्यूरेटली ड्रेस्ड, इनके तरीके से, ए फॉर अच्छा या फिर ए फॉर एक्यूरेट या ए फॉर एशलर, ऐसे याद कर लो। ठीक है, इसके भी कुछ टाइप्स है, एशलर फाइन टूल्ड, एशलर रफ टूल्ड, एशलर रॉक और क्वेरीफाइड, एशलर चैम्फर्ड। देखते हैं सारे क्या है। एशलर फाइन टूल्ड कैसा होता है, तो देखो सारे के सारे पत्थर जो है तरीके से टूल करे हुए हैं एकदम, इनके किनारे एजेस वगैरह सारे क्या है, शार्प है। तो एट ऑल द बेड्स जॉइंट्स एंड फेसेस द स्टोन शुड बी ड्रेस्ड परफेक्टली, सब के सब फाइन। देखो एक तो एशलर भी आ गया है, उसमें भी आ गया फाइन टूल, यानी सारा काम बिल्कुल क्या है, अच्छा। द स्टोन्स आर लेड इन रेगुलर कोर्सेस नॉट लेस देन 30 सेंटीमीटर इन हाइट। अपन ने देखा था ब्रिक मशीनरी में हाइट कितनी आ रही थी, एक कोर्स की 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितनी आ रही, 30 सेंटीमीटर की हाइट आ रही एक कोर्स की। ठीक है, द स्टोन्स आर लेड एज अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रक्चर, यानी कि बड़ा छोटा पत्थर काम में। ठीक है, जैसे वहां था वैसे भी यहाँ पे भी बड़ा और छोटा। ऑल द जॉइंट शुड बी ऑफ 3 mm थिकनेस, इनकी थिकनेस काफी कम है। सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए मोर्टार थिकनेस जो वो किस में होती है, ब्रिक मशीनरी में, उसके बाद जो होती है एशलर मशीनरी में, और सबसे ज्यादा जो होती है किसमें होती है, रबल मशीनरी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं एशलर रफ टूल। एशलर रफ टूल में क्या होता है, द एक्सपोज सरफेस ऑफ दिस टाइप ऑफ मशीनरी इज गिवन फाइन ग्रेस्ड, यानी कि जो आपको बाहर दिखेगा वो तो अच्छा दिखेगा लेकिन अंदर कचरा है। अंदर कैसा है, ये जो आपको बाहर दिख रहा है वो तो बिल्कुल अच्छे से करा हुआ है, लेकिन ये जो पत्थर है जैसे पीछे से क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है, बाहर से बिल्कुल अच्छा है लेकिन पीछे से कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एशलर रफ टूल। यानी कि जो फेसिंग है मतलब दिखाया अच्छा है, पीछे कुछ भी ऐसे ही है। ठीक है, एशलर रॉक और क्वेरीफेस्ड। रॉक और क्वेरीफेस्ड का मतलब है कि जैसा पत्थर आए लेके आए थे ना, उसको किनारे अपने जो सामने दिख रहा है वो साफ करते नहीं, उसको एज इट इज वैसे ही रहने देते हैं। जैसे अब ये देखो, ये पत्थर आपको दिख रहा है, तो इस पत्थर में ये जो है ना, ये बाहर उभरा हुआ पोर्शन है, इसमें भी ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा उभरा हुआ पोर्शन है बाहर से, किनारे इसके सही है लेकिन बीच में से ऐसे बाहर निकला हुआ है। तो ऐसा जो पत्थर होता है या ऐसे जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं रॉक और पेरीफेस। लेकिन ये देखो आप साइड में देखो, यहाँ पर ये जो है ना, ये है फाइन टूल्ड, यानी कि यहाँ पर जो पत्थर है बिल्कुल तरीके से है, यानी कि ऊपर से भी कैसे करा, इनको एकदम साफ करा, लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर से बिल्कुल साफ नहीं करा, सब पे पत्थर ऐसे बाहर आपको उभरा हुआ दिख रहा है। तो जोधपुर में जनरली सारे घरों में आपको कैसा दिख रहा है, एशलर रॉक और क्वेरीफेस। एक जो वर्ड काम में लेते हैं, लीरियों वाला घर, तो लीरियों वाले घर पे जनरली कैसा होता है, एशलर रॉक और क्वेरीफेस। लीरियों वाले घर में जो एक बीच में प्लेन पट्टी लगाते हैं वो होती है फाइन टूल्ड, और बाकी जो होता है खाली लीरियां जो होती है वो कैसी होती है, रॉक फेस। ठीक है, फिर आता है एशलर चैम्फर्ड। अगर किनारे जो है थोड़े, उनको किनारे जो है मतलब थोड़े छोटे कर दिए जाए, जैसे ये पत्थर है, दीवार में, दीवार तो यहाँ से स्टार्ट होगी लेकिन ये पत्थर देखो किनारे से ऐसे धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है, तो किनारे जो है उसके बिवल्ड कर दिए जाए या चीजल से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एशलर चैम्फर्ड। जैसे ऑटोकैड में चैम्फर वर्ड होता है, किनारे जो है थोड़े सही कर दिए जाए, एकदम शार्प न रखें, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, चैम्फर। तो इसमें भी यही ऐसे ही। ठीक है, एशलर फेसिंग मशीनरी। फेसिंग में क्या होता है, देखो आगे की तरफ तो क्या है, बड़े पत्थर काम में लिए, पीछे जो है छोटे पत्थर, यानी कि जो आगे दिखना है वहां दिखाना है वहां तो बहुत ही शानदार वाले अच्छे पत्थर और बड़े बड़े पत्थर काम में लिए, और पीछे कैसे लिए, जनरली छोटे छोटे पत्थर। ये जनरली लोड बेरिंग वॉल्स के लिए नहीं होते। ठीक है, और इनकी थिकनेस भी देखो 750 mm। जनरली जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 600 mm होती है। जनरली जो थिकनेस होती है वो जनरली जो थिकनेस होती है स्टोन मशीनरी की वो होती है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 300 mm। लेकिन इसकी जो थिकनेस देखो कितनी ज्यादा है, 750 mm। तो बहुत ज्यादा थिकनेस जब होती है तब इसको काम में लेते हैं। ठीक है, ये देखो कि आगे तो इतने बड़े बड़े पत्थर काम में लिए, पीछे से जैसे डैम वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना उसमें ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपने खत्म हो गया ब्रिक और स्टोन, अब इन दोनों का कंपेरिजन। तो ब्रिक मशीनरी के फेवर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं,
ब्रिक वर्क इज चीपर एट प्लेसेस वेयर स्टोन इज नॉट अवेलेबल। अब देखो, आपने जनरली जहां पे भी आप रहते हो, अगर आप राजस्थान में जोधपुर वाले इलाके में रहते हैं तो आपको ज्यादातर जो मैक्सिमम जो 99% आपको घर कैसे दिखेंगे, स्टोन्स के दिखेंगे। लेकिन वही आप अगर राजस्थान से जनरली बाहर चले जाते हो तो आपको कैसे दिखते हैं, ईंटों के मकान दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ईंटें जो है बनाई जाती है, स्टोन्स वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो जहां पर स्टोन्स अवेलेबल नहीं है वहां पर ईंटों से मकान बनाया हुआ सस्ता पड़ता है, लेकिन जहां पर स्टोन्स अवेलेबल है वहां पर स्टोन्स वाला मकान सस्ता पड़ता है। ठीक है, जनरली ब्रिक वर्क इज चीपर एट प्लेसेस वेयर स्टोन इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, इस जनरली ब्रिक मशीनरी इज कंस्ट्रक्टेड विद लेस स्किल्ड मशीन। लेस स्किल्ड मशीन की क्यों, यानी कि जो कारीगर है उसकी स्किल कम क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें जो ब्रिक्स है वो तो उसको बनी बनाई मिल रही है, उसको तो वहां पे सिर्फ प्लेस करनी है। लेकिन जो रॉक जो स्टोन से बनाते हैं, पहले हमको स्टोन्स की भी ड्रेसिंग करनी पड़ती है, उसको प्रॉपर शेप देना पड़ता है, प्रॉपर साइज देनी पड़ती है, तो उसमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है। पहले पत्थर लेके आओ टेढ़ा मेढ़ा, उसको एकदम प्रॉपर शेप दो, उसके बाद उसको वहां पर लगाओ। तो और भारी भी होता है। तो मेसनर जो होता है, जो कारीगर होता है, जो मुख्य जो बनाने वाला, दीवार बनाने वाला होता है, वो क्या चाहिए, ज्यादा स्किल्ड वाला चाहिए। इसमें ब्रिक स्टोन मशीनरी में, ब्रिक मशीनरी में नहीं। ब्रिक मशीनरी में फटाफट प्लेस हो जाता है तो जल्दी भी बनता मकान, और ब्रिक्स हल्की भी होती है इसलिए इजी टू हैंडल भी होती है। ठीक है, ब्रिक मशीनरी कैन बी कंस्ट्रक्टेड एनी टाइप ऑफ मोर्टार, लेकिन स्टोन मशीनरी सिर्फ और सिर्फ सीमेंट मोर्टार में होती है। ब्रिक आर ऑफ रेगुलर शेप एंड साइज ड्यू टू विच प्रॉपर बॉन्ड्स कैन बी मेंटेन। ब्रिक वर्क में अपन ने देखा था मोर्टार की थिकनेस सबसे कम, मैंने बोला मोर्टार थिकनेस सबसे कम किसमें होती है, ब्रिक वर्क में, उसके बाद एशलर में, उसके बाद रबल में। ठीक है, और ब्रिक वर्क रिक्वायर लेसर मोर्टार बिकॉज ऑफ थिन मोर्टार जॉइंट्स। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो शेप होता है रेगुलर होता है, शेप और साइज। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्लेन सरफेस ऑब्टेन्ड थिकनेस ऑफ प्लास्टर इन ब्रिक वर्क इज मच लेस देन इन स्टोन मशीनरी। जनरली जो स्टोन मशीनरी के घर होते हैं ना, कि आगे की तरफ फ्रंट में या एलिवेशन में कभी भी वो प्लास्टर करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पत्थर इसी हिसाब से डिजाइन करवा के लगवाते हैं कि वहां पर उनको करवाना ही नहीं प्लास्टर। लेकिन जितने भी आप ब्रिक मशीनरी के घर देखोगे सब के सब प्लास्टर्ड देखोगे, लेकिन जोधपुर में सिर्फ 50% घर ही आपको प्लास्टर्ड दिखेंगे, वो भी अंदर से, बाहर से नहीं। लेकिन ब्रिक मशीनरी वाले घर भी तो आपको 100% प्लास्टर्ड दिखेंगे अंदर से और बाहर से। कोई नहीं बनाया तो उसका मतलब वो क्या है, गरीब आदमी। ठीक है, बाहर से अगर किसी ने प्लास्टर नहीं करवाया तो ब्रिक मशीनरी, तो इसका मतलब गरीब आदमी, उसके पास पैसे कम है, अदरवाइज वो कराएगा। सिंस ब्रिक्स आर इन रेगुलर साइजेस थिनर वॉल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। पतली होती है क्योंकि ब्रिक वॉल जनरली 20 सेंटीमीटर होती है, स्टोन वॉल जो होती है जनरली 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फीट की होती है, और ये जो होती है 9 इंचेस की होती है। ब्रिक वॉल जनरली 9 इंचेस की होती है, सेंटीमीटर में बात करें तो 20। जो स्टोन वॉल होती है जनरली 30 सेंटीमीटर की, और इंचेस की में बात करें तो 12 इंचेस की होती है, 1 फीट की। द डेड लोड ऑफ द वॉल इज मच लेस इन ब्रिक मशीनरी क्योंकि हल्का होता है। ठीक है, इट इज इजी टू फॉर्म ओपनिंग टू कंस्ट्रक्ट कनेक्शंस इन द ब्रिक वर्क। ओपनिंग आसानी इसलिए हो जाएगी क्योंकि सारे शेप और साइज रेगुलर है। तो हमको अगर 4 ब्रिक के बाद लगाना है तो हमको पता है 4 × 20 करेंगे तो कितना, 20 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर बाद ओपनिंग देना है, तो हम उस हिसाब से दे लेंगे। लेकिन स्टोन मशीनरी में अगर 80 सेंटीमीटर बाद देना है तो स्टोन मशीनरी स्टोन जो होंगे उस हिसाब से आपको पहले ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, एक आपको पका पकाया खाना मिल रहा है तो आपको खाने में आसानी है, दूसरा आपको बना के खाओगे तो ज्यादा जोर आएगा। तो वही बात है, स्टोन मशीनरी बना के खाने वाला बात है और ब्रिक मशीनरी बना बनाया खाना। ब्रिक्स डू नॉट इजीली डिसइंटीग्रेट। ब्रिक वॉल्स आर रिलेटिवली कूलर देन द स्टोन वॉल्स, क्योंकि पत्थर बहुत जल्दी गर्म होते हैं। ठीक है, ठंडे भी जल्दी होते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। पॉइंट्स इन फेवर ऑफ स्टोन मशीनरी। स्टोन मशीनरी इज मच स्ट्रॉन्ग। अगर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है तो स्टोन मशीनरी। द लाइफ ऑफ स्टोन मशीनरी मच मोर होती है। अपीयरेंस दिखने में बहुत शानदार होते हैं। जितने भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं किसी में ब्रिक मशीनरी नहीं है, सब में स्टोन मशीनरी। क्यों? क्योंकि दिखने में अच्छा होता है, चाहे कोई भी बिल्डिंग आपके नजर में है, कोई भी देख लो। स्टोन मशीनरी डज नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल प्लास्टर। अभी बोला बाहर से प्लास्टर की जरूरत ही नहीं होती। बेटर आर्किटेक्चरल इफेक्ट, दिखने में बहुत शानदार होते हैं, इसीलिए जितने मॉन्यूमेंट्स है उसमें यही काम में लिया है। इफ अवेलेबिलिटी इज देयर स्टोन्स आर चीपर। अगर अवेलेबल है तो सस्ते पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं। देयर इज नो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट स्टोन्स के लिए नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि स्टोन्स तो रॉक्स में से लेके आते हैं। लेकिन जो ड्रेसिंग वगैरह कॉस्ट होती है ना, एक ब्रिक आपको जनरली 5-6 रुपए में पड़ती है। लेकिन अगर एक स्टोन आपको उसको एज ए काम में लेना है तो वही स्टोन आपको कम से कम 8 से 10 रुपए में पड़ता है मिनिमम। तो स्टोन मशीनरी वाला घर आपको महंगा पड़ता है। ठीक है, और स्टोन वर्क इज मोर वाटर टाइट। क्यों? क्योंकि इसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है कम होता है ब्रिक के कंपेरिजन में। ठीक है, तो इसी के साथ अपना
ये कंप्लीट हो गया, स्टोन कंप्लीट मशीनरी हो गया। चाहे अपना देखा जाए तो स्टोन मशीनरी और ब्रिक मशीनरी कंप्लीट हो गया। अब अपना सिर्फ एक टॉपिक बचा है, पेंट, वार्निश और डिस्टेम्पर वगैरह, और फिर उसके बाद क्वेश्चन, यानी कि 2 और लेक्चर बनेंगे बीएमसी के, उसके बाद अपना बीएमसी खत्म है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू लाइक द video. Thank you for watching our channel. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.